गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। जितने भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आप लोगों को न्यूज़ तो मिल चुकी होगी कि आप लोगों की बच्चों एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है। और इतना जल्दी आपका एग्जाम आ जाएगा शायद ही किसी बच्चे ने सोचा हो। लेकिन मेरे दोस्त, लगभग आप मैक्सिमम जो सिलेबस है वो कवर कर चुके होंगे, और जितना भी अभी तक आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स ने करवाया है उसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज भी कर चुके होंगे। फिर भी यदि कोई कमी पेशी बचती है तो बच्चों, आपके एग्जाम डेट तक उस कमी पेशी को आपको दूर करना पड़ेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी अपने टॉपिक हैं उनको हम 3 से 4 दिन के अंदर फिनिश कर लेंगे। और अब मैं आप लोगों से मेहनत जो है वो लिखने की नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो अब बच्चों, अपने को जो समय है वो लिखने में नहीं बल्कि रिवीजन में लगाना है। ज्यादा से ज्यादा जो कंटेंट अभी तक जिस भी टीचर ने जिस सब्जेक्ट का कवर कराया है उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो दिल्ली पुलिस के अंदर बार बार वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे के सारे टॉपिक्स को मेरे दोस्त 3 से 4 दिन के अंदर हम कवर कर लेंगे। क्लास चाहे अपने को थोड़ी सी लंबी लेनी पड़े, तो आपको लिखना नहीं है बल्कि मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनना है। पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड यहां पर करवाऊंगा, ठीक है। बच्चों, ये जो राइटिंग है ना, ये मेरी ही राइटिंग है, ठीक है ना। तो कहीं आप सोचो कि पीपीटी लगा के नहीं, तो हम लिखेंगे नहीं, एक एक चीज को जो है वो समझेंगे, और पूरा का पूरा मेरी जो राइटिंग है, लिखा हुआ ये कंटेंट आप लोगों को क्लास के बाद मिल जाएगा, ठीक है। करें फिर स्टार्ट बिना किसी देरी के। बच्चों, हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है पिछली क्लास में कवर कर चुके थे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिल्ली पुलिस के अंदर, यहां से एक क्वेश्चन पक्का पेपर में पूछा जाता है। और बच्चों, नाम है टॉपिक का एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। बच्चों, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि वायुमंडल होता क्या है। वायु का मतलब क्या है? गैस है। मंडल का मतलब क्या है? समूह है। तो बच्चों, गैसों का जो समूह है, गैसों का जो आवरण है, जो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, तो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ ये गैसों का जो आवरण होगा बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसों का आवरण। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई, पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो कब हुई थी, तो सारे के सारे बच्चों को आंसर देना है कि पृथ्वी के वायुमंडल की जो उत्पत्ति है ना, वो कैम्ब्रियन युग में हुई थी। कौन से युग में हुई थी? कैम्ब्रियन युग के अंदर पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति बच्चों हुई थी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना, वो पृथ्वी के चारों ओर किस तरीके से चिपका हुआ है। पृथ्वी का वायुमंडल जो टिका हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गैसें वो पृथ्वी से दूर नहीं जा पा रही, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है कि पृथ्वी से ये गैसें दूर नहीं जा पाती हैं। तो मेरे दोस्त, पृथ्वी के वायुमंडल के टिके होने का एक कारण तो है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्व है, पृथ्वी का जो गुरुत्व है, ग्रेविटी है, वो इन गैसों को अपने से दूर नहीं जाने देती है। और दूसरा कारण है कि पृथ्वी का वायुमंडल टिका हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि पृथ्वी के वायुमंडल के टिके होने का कारण बताओ, तो आप बोलोगे ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और सेकंड जो कारण है मेरे दोस्त, वो है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि वायुमंडल से संबंधित जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे डी गैसिंग थ्योरी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो डी गैसिंग जो थ्योरी है ये किससे रिलेटेड होगी? ये एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के वायुमंडल से रिलेटेड होगी। पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जो उसके अंतर्गत बहुत सारी गैसें हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है मेरे दोस्त, ओजोन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर, जलवाष्प हैं। तो ये पृथ्वी के वायुमंडल को बनाने वाली जो गैसें हैं, ये क्या सारी की सारी एक साथ आई? बिल्कुल नहीं आई। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल बना है वो कितनी स्टेज में बना है? 3 स्टेज में, 3 चरणों के अंदर पृथ्वी के वायुमंडल का बच्चों क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो पहली जो स्टेज थी, उस पहली स्टेज के अंदर कौन सी गैसें मेरे दोस्त पृथ्वी के वायुमंडल में प्रेजेंट थी? तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम नाम की जो गैसें हैं वो प्रेजेंट थी, विद्यमान थी। बच्चों, ये पृथ्वी के वायुमंडल का पहला चरण था। पृथ्वी के वायुमंडल का जो दूसरा चरण है, तो दूसरे चरण के अंदर जो जो गैसें हैं उनमें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो पृथ्वी के वायुमंडल के दूसरे चरण के अंदर बच्चों अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, पानी। बच्चों, पृथ्वी का जो वायुमंडल का तीसरा और अंतिम चरण है,
इस अंतिम चरण के अंदर निर्माण हुआ कौन सी गैसों का? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि श्वसन क्रिया के अंदर जो भाग लेती है सबसे इंपॉर्टेंट गैस वो कौन सी है? ऑक्सीजन है। और नाइट्रोजन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन ही है। तो दोनों की दोनों ये इंपॉर्टेंट जो गैसें हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये बच्चों पृथ्वी के वायुमंडल के लास्ट स्टेज के अंदर, तीसरे चरण के अंदर इनका निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो जो गैसें हैं, जिसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनका निर्माण पहले चरण में। बच्चों अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, इनका निर्माण दूसरे चरण में। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का निर्माण अंतिम चरण में हुआ है, तीसरे चरण में मेरे दोस्त निर्माण हुआ है। ठीक है ना? चलेगा। अब हम बात करते हैं कि बच्चों पृथ्वी के वायुमंडल में क्या क्या शामिल है। पृथ्वी के वायुमंडल में गैसें शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल, धूलकण शामिल हैं, और इसके अलावा वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प शामिल हैं। मेरे दोस्त हम बात करेंगे जलवाष्प, वाटर वेपर। और जलवाष्प का निर्माण कब होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी जो है मेरे दोस्त वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी को हम वाटर वेपर बोलेंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा पृथ्वी के ऊपर जो ये वाटर वेपर है ये कहाँ बनते होंगे? मेरे दोस्त जहां सबसे ज्यादा गर्मी होती होगी। और सबसे ज्यादा गर्मी कौन सी रेखा के ऊपर है? मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि भूमध्य रेखा के ऊपर वर्ष में 2 बार परपेंडिकुलर चमकता है सूर्य। भूमध्य रेखा सबसे गर्म रेखा है, तो भूमध्य रेखा के आसपास का जो जल होगा मेरे दोस्त वो भी क्या होगा? गर्म होगा। और वहां पर सबसे ज्यादा वाटर वेपर का क्या होगा? निर्माण होगा। तो पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा जो वाटर वेपर हैं वो कहां पर बनेंगे बच्चों? इक्वेटर के ऊपर, भूमध्य रेखा पर। और सबसे कम वाटर वेपर कहां मेरे दोस्त? जहां पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर कभी वहां होती ही नहीं बच्चों। वो भूमध्य रेखा से सबसे दूर का क्षेत्र है। और भूमध्य रेखा से दूर का क्षेत्र कौन सा होगा? पोल होगा, ध्रुव होंगे। और ध्रुव हमेशा बच्चों बर्फ से ढके रहते हैं, तो यहां पर वाटर वेपर सबसे कम बनेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा तो वाटर वेपर कैसे बनेंगे? जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहीं पर वाटर वेपर ज्यादा है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर जलवाष्प सबसे ज्यादा, ध्रुवों के ऊपर जलवाष्प सबसे कम। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। हेलो। बेटा रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है, लाइव क्लास ले रहा हूं अमित कुमार। क्या बात करते हो यार तुम लोग? भाई मैम का कॉल नहीं है मेरे दोस्त ठीक है ना, मैम का कॉल नहीं है। मैम आप लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन उनसे भी एक इम्पोर्टेंट कॉल है मेरे दोस्त। चलेगा, आगे बढ़े फिर। हाँ, तो जलवाष्प में आपको ये दो बातें याद रखनी है बच्चों। हम बात करेंगे डस्ट पार्टिकल, ठीक है, यानी कि धूलकण। धूलकण भी हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। बच्चों सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं वो गैसें अदा करती हैं वायुमंडल को बनाने में। अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसों का बच्चों योगदान रहता है? सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन मेरे दोस्त जो है ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस है। और इसकी जो मात्रा है वो कितनी होगी? 78.8% होगी बच्चों, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन होती है ना, ये एक स्वादहीन यानी कि टेस्टलेस गैस होती है। रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता।
इसके अंदर कोई स्मेल भी नहीं आती है बच्चों, कोई गंध भी नहीं आती है। अपने आसपास बहुत सारी नाइट्रोजन भरी पड़ी है, लेकिन ना तो हम मेरे दोस्त उसको कभी फील कर पाएंगे, ना उसका कोई रंग देख पाएंगे, ना उसका कोई टेस्ट होगा। तो नाइट्रोजन एक आपकी स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। ठीक है बच्चों, ये सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, और मैंने आपको बताया कितने परसेंट, 78.8% सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। मेरे दोस्त हम बात करते हैं एयर प्रेशर की, वायु दाब की, हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की, हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि पवनों की दिशा की, और मेरे दोस्त स्पीड ऑफ विंड, पवनों की गति की। बच्चों ये जो पवनों की गति हम कैलकुलेट कर पाते हैं, पवनों की दिशा के बारे में हम पता लगा पाते हैं, प्रकाश के परावर्तन को हम पढ़ते हैं, एयर प्रेशर को हम देखते हैं, ये सारी की सारी चीज पॉसिबल है किस गैस के कारण? नाइट्रोजन के कारण। यदि नाइट्रोजन गैस ना हो वायुमंडल में तो मेरे दोस्त ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है वो हम कभी भी नहीं पता लगा पाएंगे। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी का पता हमें कौन सी गैस के कारण लगता है? नाइट्रोजन गैस के कारण। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन जो गैस है ना, ये पौधों की वृद्धि के अंदर भी सहायक है, पौधों की वृद्धि के अंदर भी सहायक है, क्योंकि पौधों की जड़ों के अंदर जो मेरे दोस्त होते हैं आपके जीवाणु, बैक्टीरिया, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और नाइट्रोजन को जब नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो मेरे दोस्त उसी नाइट्रेट के कारण पौधे की ग्रोथ होती रहती है। मतलब नाइट्रोजन जो गैस है ना, वो एक तरीके से मेरे दोस्त पौधे के लिए प्रोटीन का काम करती है। ठीक है ना, प्रोटीन का, जैसे अपनी बॉडी जो है बच्चों उसको प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है, ऐसे ही पौधों को भी प्रोटीन की जरूरत होती है। तो पौधों के लिए प्रोटीन का जो काम करती है वो कौन सी गैस करती है? नाइट्रोजन। क्योंकि पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं मेरे दोस्त, वो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। नाइट्रोजन का सबसे अहम रोल होता है कि ये वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाने में सहायक हैं, वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाने में सहायक। मान के चलिएगा बच्चों कि नाइट्रोजन वायुमंडल में ना हो तो कभी भी आग पर काबू नहीं पाया जाएगा। बच्चों दो मोमबत्ती जो दूर दूर खड़ी हैं, दूर दूर खड़ी हैं, यदि एक मोमबत्ती को जलाएंगे तो दूसरी मोमबत्ती आग नहीं पकड़ेगी। क्यों नहीं पकड़ेगी? क्योंकि दोनों मोमबत्ती के बीच में बहुत सारी नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन गैस जो है ना बच्चों, वो वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाने में क्या है? सहायक है। तो यहां पर मैं बस एक ही आपको बात से ये क्लियर कर देता हूं कि यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना हो तो वस्तुओं पर, वस्तुओं के अंदर लगने वाली आग के ऊपर कभी भी काबू नहीं पाया जा सकता है। ठीक है ना, चलेगा बच्चों, आगे देखिएगा। नेक्स्ट गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल के अंदर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। इसकी जो मात्रा है वो है 20.95%। तो दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन मेरे दोस्त, बिना ऑक्सीजन तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, बिना ऑक्सीजन तो बच्चों हम पेपर ही नहीं दे पाएंगे। तो सारा का सारा जो पॉसिबल हो पाता है वो किसके कारण मेरे दोस्त? सारा का सारा वो पॉसिबल है ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, और मेरे दोस्त हम जब सांस लेते हैं तो श्वसन क्रिया के अंदर भाग लेने वाली सबसे मुख्य गैस होगी, वो कौन सी होगी? ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन के कारण ही आग लग पाती है। यदि बच्चों ऑक्सीजन ना होना तो आग कभी लगेगी नहीं। एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर यदि आप गिलास को उल्टा करके रख देंगे तो मोमबत्ती फड़फड़ा के बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, जिसके कारण वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो इसका मतलब जो आग लगाने में सहायक होगी वो कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती है। ठीक है बच्चों, तीसरी गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 से डिनोट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है बच्चों वो कितनी होती है? 0.03%। ठीक है मेरे दोस्त, हम बात करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत सारी गैसें जिम्मेदार हैं, लेकिन उन गैसों में मेरे दोस्त CO2 का भी नाम आएगा। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या है? जिम्मेदार गैस है। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आग बुझाने में सहायक है। जब भी आग का जिक्र होगा क्वेश्चन में तो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आग लगाती कौन है? ऑक्सीजन। आग बुझाती कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। और आग लगे ही ना
इसके लिए कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ठीक है ना। तो जब भी आग से संबंधित क्वेश्चन आएगा आपका वायुमंडल में, तो बच्चों वो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि आग लगाने में सहायक तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन, आग बुझाने में सहायक तो आप बोलेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और आग लगे ही ना वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाने में सहायक कौन होगी? बच्चों नाइट्रोजन। कौन सी होगी? नाइट्रोजन होगी। ठीक है मेरे दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुख्य रूप से भाग लेती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण ही तो पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पौधे बच्चों CO2 लेते हैं और CO2 के बदले अपने को क्या देते हैं? O2। तो ऑक्सीजन जो मेरे दोस्त बन रही है वो किसके कारण? पौधों के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो गैस आजाद होती है, जो गैस स्वतंत्र होती है, वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। क्योंकि पौधे वायुमंडल से CO2 लेंगे, बदले में अपने को क्या दे देंगे? O2 दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, है ना। इसीलिए तो पेड़ पौधे बच्चों लगाने जरूरी हैं, क्योंकि वो वायुमंडल से CO2 लेंगे और हमें O2 देंगे। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की जब जब मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। पृथ्वी का जो सरफेस भाग है वो क्या होगा? गर्म होगा। तो CO2 जो है ना वो ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। ठीक है। तो बच्चों पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर को बनाए रखने में CO2 का योगदान तो है, लेकिन यदि CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और CO2 की मात्रा कम हो जाएगी तो फिर मेरे दोस्त ठंड ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए CO2 गैस ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। तो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाती है ये, और जब जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी पृथ्वी का सरफेस भाग गर्म होगा, और पृथ्वी के सरफेस भाग का गर्म होना ही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है बेटा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप लोगों को मैं मानता हूं कि ये समय कम मिला है, मैं ये भी मानता हूं कि आप लोगों ने अपेक्षा नहीं की थी कि यार इतना जल्दी हमारा एग्जाम आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को अपने आप को पॉजिटिव इस तरीके से करना है कि ये जो समय मिला है ये सभी को बराबर मिला है। अकेला मेरा तो ऐसा है नहीं कि भाई दिसंबर में एग्जाम मेरा मेरा होगा। ठीक है। तो सभी को जब इक्वल समय मिला है तो इस बचे हुए समय में जो अच्छा करेगा वही नौकरी लगेगा। ठीक है ना। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को बच्चों शांत रखना है, अपने आप को कंसंट्रेट मेरे दोस्त करना है, और वो जितना भी टॉपिक जितना भी सिलेबस अपना हुआ है उसकी बार बार रिवीजन करनी है। ठीक है। आप लोगों के लिए सर ने जो है वो वन शॉट जो क्लासेस हैं वो भी शायद डिजाइन की हैं कि आप लोगों के लिए जो एक एक क्लास में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि क्वेश्चंस के रूप में कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो मैं आप लोगों को ज्योग्राफी की क्लास दूंगा मेरे दोस्त। ठीक है। उसमें इंडियन ज्योग्राफी भी एक क्लास में कंप्लीट करेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, और क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ हम कवर करेंगे। तो आप लोग पैनिक मत होइएगा, है ना। बचा हुआ जो समय है उसको यूटिलाइज कीजिएगा। बच्चों हम बात करेंगे आगे आर्गन। आर्गन की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? 0.93%। बेटा नेक्स्ट है नियोन। नियोन गैस है वो है 0.002%। और उसके बाद है हीलियम। हीलियम की जो परसेंटेज है वो है 0.0005%। 0.0005%। मेरे दोस्त ये जो CO2 है ये क्या करती है? टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा CO2 बढ़ेगी तो, है ना। लेकिन जलवाष्प और CO2 ये दोनों के दोनों यदि मिल जाएं पृथ्वी के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये दोनों के दोनों टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए क्या है? उत्तरदायी हैं। पृथ्वी के ऊपर मेरे दोस्त जो वातावरण है वो जीने लायक बना रहता है जीव जंतुओं के लिए। टेम्परेचर बना रहता है, टेम्परेचर कम होगा तब भी जीना मुश्किल हो जाएगा, और ज्यादा होगा तब भी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो टेम्परेचर को बनाए रखने में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भूमिका कौन निभाता है? जलवाष्प। और इन दोनों को बच्चों जोड़ के हम इन्हें बोलते हैं ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का कंबल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लैंकेट ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, पृथ्वी का कंबल किसे कहा जाता है? आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ कहा जाता है। ठीक है ना। चलेगा बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर वायुमंडल की।
आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कितने हजार किलोमीटर तक है, तो आप बोलेंगे बच्चों 10,000 किलोमीटर तक हम पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा मान के चलते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो सीमा होगी वो कितनी होगी, 10,000 किलोमीटर। बच्चों हम बात करेंगे तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होगी, ठीक है ना, पृथ्वी के वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होगी बच्चों, उसको हम बोल देंगे एरोलॉजी। क्या बोल देंगे, एरोलॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं वायु विज्ञान। क्या बोलते हैं, वायु विज्ञान। और बच्चों जो निचली परत होती है उसको बोलते हैं मेटेरोलॉजी। क्या बोलते हैं, मेटेरोलॉजी, ठीक है ना। तो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम पृथ्वी के वायुमंडल को मान के चलते हैं। और इस 10,000 किलोमीटर का जो सबसे ऊपरी भाग होगा बच्चों, उसको बोल देंगे एरोलॉजी। और नीचे वाला जो भाग है उसकी स्टडी करना कहलाएगा मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी को हिंदी में बोलेंगे ऋतु विज्ञान, और एरोलॉजी को हिंदी में बोलेंगे वायुर्विज्ञान, ठीक है। बच्चों ये जो 10,000 किलोमीटर का विस्तार है ना, इसको हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में, 5 भागों में। इसको हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे बच्चों, 5 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 परतों के अंदर, 5 लेयर के अंदर डिवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्त हम बात करें तो वायुमंडल को गैसों की स्थिरता के आधार पे भी हम बांट लेते हैं। गैसों की स्थिरता के आधार पे वायुमंडल को मेरे दोस्त हम 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका कहलाता है होमोजीनियस एटमॉस्फेयर, सम वायुमंडल। एक आपका कहलाएगा विषम वायुमंडल, हिट्रोजीनियस एटमॉस्फेयर। बच्चों सम वायुमंडल कौन सा होगा, सम वायुमंडल होगा एक ऐसा वायुमंडल मेरे दोस्त जहां गैसों में स्थिरता मिले, स्टेबिलिटी मिले। हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन 78.8%, हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन 20.93%। तो बच्चों ये कौन सा भाग है, ये आपका सम वायुमंडल है, होमोजीनियस एटमॉस्फेयर इसे बोलते हैं। वायुमंडल का वो हिस्सा जहां पर गैसों के अंदर स्टेबिलिटी, स्थिरता बनी रहती है। गैसों की मात्रा में मेरे दोस्त बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता, गैसों की मात्रा में चेंज बड़े स्तर पर देखने को नहीं मिलता, गैसों के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है। ऐसा वायुमंडल का भाग कहलाता है सम वायुमंडल। और ये होता है 90 किलोमीटर तक। वायुमंडल में 90 किलोमीटर तक गैसों में स्टेबिलिटी बनी रहती है, गैसों के अंदर बदलाव जो है वो बड़े स्तर पर देखा नहीं जाता है। तो मेरे दोस्त सम वायुमंडल का विस्तार होता है 90 किलोमीटर तक, ठीक है। हिट्रोजीनियस कौन सा होगा, हिट्रोजीनियस एटमॉस्फेयर का 90 किलोमीटर से ऊपर का भाग होगा। यह 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक चला जाता है, जहां गैसों के अंदर पल पल बच्चों बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। यहां विषम वायुमंडल में ऑक्सीजन हम पढ़ते हैं एक पल में 20%, दूसरे पल में मिलेगी 3%, फिर मिलेगी 11%, फिर मिलेगी 17%। तो गैसों के अंदर जब इतने बड़े स्तर पे चेंज आएगा तो वहां जीना मुश्किल हो जाएगा। और जहां गैसों के अंदर बहुत ज्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है उसे हम अंतरिक्ष बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। तो 90 किलोमीटर के ऊपर ही मेरे दोस्त आपका अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, स्पेस शुरू हो जाता है। क्योंकि 90 किलोमीटर से ठीक ऊपर आपका विषम वायुमंडल आ जाता है, जहां गैसों के अंदर बड़े स्तर पे अपने को चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। बच्चों ये जो 10,000 किलोमीटर हमने पढ़ा वायुमंडल को, इसको हम 5 परतों में बांटेंगे। तो इन 5 परतों में बच्चों एक परत होगी ट्रोपोस्फेयर, मान के चलिएगा ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। तो बच्चों हम बात करेंगे अर्थ से हम ऊपर की तरफ चलेंगे, 10,000 किलोमीटर तक अपने को चलना है। तो जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहला जो भाग आएगा, सबसे पहली जो परत आएगी उसे बोलते हैं सौभ मंडल, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर। सौभ मंडल के बाद आ जाता है समताप मंडल, ठीक है। 50 किलोमीटर तक ये 2 भाग आ जाते हैं, एक ट्रोपोस्फेयर एक स्ट्रेटोस्फेयर। 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक आपका होगा बच्चों मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, ठीक है। अब मध्य मंडल के ऊपर आपका आयनोस्फेयर आएगा। लेकिन बच्चों ये 3 जो भाग हैं जिसमें मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल,
इंग्लिश में बोलेंगे मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ये तीनों के तीनों भाग 90 किलोमीटर से पहले खत्म हो जाते हैं। तो बेटा ये तीनों की तीनों जो परत हैं ये कौन से वायुमंडल का हिस्सा मानी जाएंगी? सम वायुमंडल का। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर ये कौन से वायुमंडल का पार्ट है? सम वायुमंडल का। बच्चों 80 किलोमीटर से ऊपर 640 तक आयनोस्फेयर, 640 से ठीक ऊपर 10,000 किलोमीटर तक एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर और आयनोस्फेयर ये दोनों भाग आपके किसके होंगे? विषम वायुमंडल का हिस्सा होंगे। यहां तक बताएगा एक बार। बहुत बढ़िया भाई अमित, नरेंद्र। तो अब हम 10,000 किलोमीटर तक मेरे दोस्त इनको पढ़ने वाले हैं। फटाफट एक बार थम्स अप कीजिएगा, यहां तक बातें क्लियर हुई? अब हम इन पांचों की पांचों परतों को पढ़ने वाले हैं। बच्चों सबसे पहली परत है ट्रोपोस्फेयर। तो पहला ही पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है ये, लोअर लेयर है ये, ठीक है ना? लोअर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। बच्चों हम बात करेंगे तो इसका जो विस्तार है, इसकी जो रेंज है, ठीक है, वो ध्रुवों से, क्योंकि पोल जो हैं वो ऊंचे होते हैं किसके कंपैरिजन में? इक्वेटर के कंपैरिजन में। तो बच्चों ध्रुवों से वायुमंडल में 8 किलोमीटर तक सौर मंडल कहलाता है। यदि आप ध्रुवों के ऊपर जाके, पोल के ऊपर जाके 8 किलोमीटर तक का भाग देखोगे तो पोल से एटमॉस्फेयर में 8 किलोमीटर तक वाला भाग आपका कहलाता है सौर मंडल, ट्रोपोस्फेयर। लेकिन इक्वेटर के ऊपर खड़े होके यदि वायुमंडल में आप देखोगे तो आपको 18 किलोमीटर तक देखना पड़ेगा। भूमध्य रेखा बच्चों ध्रुवों से क्या होती है? नीची होती है। ध्रुव क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से विस्तार क्या होगा? ज्यादा होगा। ध्रुवों से विस्तार क्या होगा? कम होगा। ध्रुवों से ट्रोपोस्फेयर 8 किलोमीटर तक, भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर तक। तो मेरे दोस्त एवरेज क्या निकलेगा? 18 और 8 26। 26 को 2 से डिवाइड करोगे 13 किलोमीटर। तो बच्चों इसका जो एवरेज विस्तार होता है वो होगा 13 किलोमीटर। तो सौर मंडल का औसत विस्तार होगा 13 किलोमीटर, भूमध्य रेखा से 18, ध्रुवों से 8 किलोमीटर, ठीक है। बच्चों सौर मंडल जो हम पढ़ रहे हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत, इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। एक तो इसे कहा जाता है अधोमंडल। क्या कहा जाता है? अधोमंडल। एक इसे क्या कहा जाता है? संवहन मंडल कहा जाता है। एक बच्चों इसे क्या कहा जाता है? परिवर्तन मंडल। अधोमंडल, संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल के नाम से इसे जाना जाता है। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी वेदर कंडीशन होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जिसमें बारिश आना है, आंधी आना है, तूफान आना है, ओले गिरना है, ये सारे की सारी मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं बच्चों, वो आपके कौन से भाग में होंगी? वो वायुमंडल के ट्रोपोस्फेयर वाले भाग में होंगी, जिसका औसत विस्तार मैंने आपको 13 किलोमीटर बताया, ठीक है। तो मौसम संबंधी घटनाओं में धुंध भी है, कुहासा भी है, कोहरा भी है। अब बच्चों धुंध भी गिरेगी, कोहरा भी आएगा, कुहासा भी पड़ेगा, है ना? तो ये सारी की सारी कंडीशन आपको इसी ट्रोपोस्फेयर वाले भाग में देखने को मिलती हैं। बच्चों ट्रोपोस्फेयर वाला जो भाग है, यदि ये सरफेस भाग है और इस सरफेस भाग में हम ये 18 किलोमीटर और ध्रुवों से मेरे दोस्त चलेंगे हम 8 किलोमीटर, ठीक है। जब भी हम ऊंचाई पे जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर के अंदर एक खास कंडीशन क्या होती है कि जब भी हम ट्रोपोस्फेयर के अंदर 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे, तो मेरे दोस्त 165 मीटर ऊंचाई पे जाते हुए टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और टेम्परेचर कितना कम होगा? 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त पॉइंट है यहाँ ट्रोपोस्फेयर में,
कि भाई सौभ मंडल में ऊंचाई पर जाते हुए टेम्परेचर में अपने को गिरावट देखने को मिलती है। ये गिरावट होती है 165 मीटर ऊंचाई पे जाते हुए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। और हम बात करेंगे तो 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो लगभग बच्चों 5 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। 5 की भी बगैर 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पे कम हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बच्चों जब प्रति 165 मीटर ऊंचाई पे जाते हुए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा तो इस घटना को हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, ताप की सामान्य पतन दर। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की सामान्य पतन दर कौन से मंडल में देखने को मिलती है। आप बोलेंगे सौभ मंडल में देखने को मिलती है। कौन से मंडल में, सौभ मंडल के अंदर, ठीक है ना। बच्चों अब हम बात करेंगे दूसरा जो भाग है, दूसरा जो भाग है उसको हम पढ़ेंगे। सौभ मंडल के खत्म होते ही जो भाग आपको देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल बोलेंगे। सम का मतलब इक्वल होता है, ताप का मतलब टेम्परेचर है, ठीक है मेरे दोस्त। स्ट्रेटोस्फेयर का जो विस्तार होगा वो 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक। तो 18 से लेके 50 किलोमीटर तक बच्चों आपको कौन सा भाग देखने को मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसका विस्तार 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। बच्चों इसका नाम ही समताप है, तो इस भाग का टेम्परेचर हमेशा समान होता है। सौभ मंडल के अंदर एक ऐसा भाग है जहां टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, समान होगा। जब टेम्परेचर समान होगा कोई भी वेदर कंडीशन वहां आपको देखने को नहीं मिलेगी, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं मिलेंगी। मौसम संबंधी घटनाएं जिस भाग में नहीं पाई जाती है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, और जहां मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होंगी बच्चों वो भाग एयरप्लेन उड़ाने के लिए क्या माना जाएगा, आदर्श माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। वायुयान बच्चों कौन से भाग में उड़ते हैं, तो वायुयान स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर और स्ट्रोपोस्फेयर वाला भाग, मतलब 15 किलोमीटर से हम शुरू कर लेते हैं इसको, और मेरे दोस्त 35 किलोमीटर तक। तो 15 से लेके 35 किलोमीटर तक इस समताप मंडल के अंदर ओजोन गैस की एक लेयर पाई जाती है बच्चों, उसको हम ओजोन परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोन परत। तो आपको ध्यान रखना है 15 से 35 किलोमीटर के बीच कौन सी गैस की परत पाई जाती है, ओजोन गैस की। और ओजोन गैस को हम किससे डिनोट करेंगे, O3 से डिनोट करेंगे। और O का मतलब ऑक्सीजन है, तो ओजोन गैस कौन सी गैस का रूप मानी जाती है, ऑक्सीजन का, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि ओजोन गैस किसका रूप है तो आप बोलोगे ऑक्सीजन का है, ठीक है। क्योंकि ओजोन को हम किससे डिनोट करते हैं, O3 से। O का मतलब क्या है, ऑक्सीजन है। बच्चों ये ओजोन परत जो 15 से 35 किलोमीटर के बीच आपको समताप मंडल में पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई नजर आएगी, ये हमारी पृथ्वी की क्या करती है, रक्षा करती है। ये हमारी पृथ्वी की रक्षा किससे करती है, ओजोन परत हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से, पैराबैंगनी किरणों से। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से ये हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। और रक्षा करने के कारण हम ओजोन परत को क्या बोल देते हैं, प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ अर्थ बोल देते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे, पृथ्वी का सुरक्षा कवच हम बोल देते हैं, ठीक है। बच्चों आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो ओजोन परत है ना, इसको नुकसान पहुंचता है, किससे पहुंचता है, ओजोन परत को मेरे दोस्त नुकसान जो पहुंचता है, एक तो पहुंचता है जेट फाइटर प्लेन, जितने भी ये लड़ाकू जहाज जो बहुत ज्यादा शोर करते हैं, आवाज करते हैं, तो बच्चों इन जेट फाइटर प्लेन के शोर से ये जो ओजोन परत के कण हैं वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, जिससे ओजोन परत को नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो ओजोन परत को नुकसान एक तो ये जेट फाइटर प्लेन पहुंचाते हैं,
जेट फाइटर प्लेन से निकलने वाला एक तो धुआं, और धुएं के साथ साथ उनका जो शोर है, आवाज है। और मेरे दोस्त, जेट फाइटर के साथ साथ ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं ये गैसें CFC। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैसें। बच्चों, ये जो CFC गैसें हैं ये कहाँ से निकलती हैं? ये फ्रिज और घरों के अंदर जो हम AC यूज करते हैं, तो बच्चों फ्रिज और AC से ये सबसे ज्यादा गैसें निकलती हैं, जो ओजोन परत को क्या पहुंचाती है? नुकसान। बच्चों, ओजोन परत की जो मोटाई होती है, इस मोटाई के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। गर्मियों के अंदर इसकी मोटाई क्या हो जाती है? कम। और सर्दियों में इसकी मोटाई क्या हो जाती है? ज्यादा। तो गर्मियों के अंदर बच्चों CO2 ज्यादा होगी। CO2 ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन क्या होगी? कम होगी। ये ऑक्सीजन का ही रूप है। तो बच्चों, गर्मियों में ओजोन परत की मोटाई हो जाती है कम, और सर्दियों में इसकी मोटाई हो जाती है ज्यादा। अब ओजोन परत की जो मोटाई होती है, उसको मापने की एक यूनिट है। और ओजोन परत की मोटाई को मापने की जो यूनिट है, उसका नाम है बेटा डोब्सन। क्या है? डोब्सन। आप सभी को यह भी पता होगा कि पूरी दुनिया में ओजोन परत की इंपॉर्टेंस बताने के लिए बच्चों वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाया जाता है। और ये वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है कितनी तारीख को? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे बच्चों मनाया जाता है, ठीक है। बच्चों, अब हम बात करेंगे तीसरा जो भाग है हमारा, मीजोस्फेयर। इसको हम बोलते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल। मध्यमंडल का जो विस्तार होगा वो कितना होगा? 50 से 80 किलोमीटर होगा। 50 से 80 किलोमीटर। बच्चों, सबसे खास बात है कि ये सबसे ठंडा मंडल होता है। सर जी, ठंडा मंडल होता है तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? इसका टेम्परेचर लगभग -100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यहाँ बर्फ ही बर्फ मिलेगी बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे ठंडा मंडल कौन सा होगा? मध्य मंडल। जब ठंडा मंडल होगा तो कोई भी उल्का पिंड यदि यहां पर गिरेगा, तो मेरे दोस्त इतनी ठंड है कि वो ठंड में क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि उल्का पिंड जो है वो कौन से मंडल में जलते हैं, तो आप बोलेंगे वो मीजोस्फेयर होगा, मध्य मंडल होगा, जिसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक वायुमंडल में होता है। बच्चों, मध्य मंडल ठंडा जरूर होता है, लेकिन मध्य मंडल के खत्म होते ही 80 किलोमीटर से ठीक ऊपर बच्चों कभी भी दोबारा टेम्परेचर में कमी नहीं आएगी, लगातार टेम्परेचर में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये नोट करके मैंने साफ साफ यहां लिखा है कि कौन से मंडल के बाद तापमान में लगातार वृद्धि होती है। तो बच्चों, मध्य मंडल के अंदर टेम्परेचर में लगातार वृद्धि होगी। दोबारा कभी भी मध्य मंडल के बाद टेम्परेचर कम नहीं होगा। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल, वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा। आयन मंडल के ऊपर बाह्य मंडल, उसमें टेम्परेचर और ज्यादा, ठीक है। चलेगा बच्चों, अगला जो भाग है वो है हमारा थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर। चौथा जो भाग है वो है थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर। बच्चों, हम बात करेंगे तो इसकी जो रेंज है, इसका जो विस्तार है, वो 80 से 640, क्योंकि 80 किलोमीटर तक तीन भाग हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो 80 से 640 किलोमीटर तक आपको थर्मोस्फेयर यानी कि तापमंडल देखने को मिलेगा। थर्मोस्फेयर को हम हिंदी में तापमंडल बोलते हैं। तापमंडल, या बच्चों इसको बोलते हैं आयन मंडल। तापमंडल या आयन मंडल, ठीक है। बच्चों, हम बात करेंगे तो इस तापमंडल को आयन मंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस भाग के अंदर जितनी भी गैसें पाई जाती हैं, उन गैसों के ऊपर आयन बनते हैं, ठीक है। आयन आप लोगों ने पढ़े होंगे, कैटायन, अनायन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो मेरे दोस्त, इस भाग में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं, उन गैसों के ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कैटायन हो, अनायन हो। और गैसों के ऊपर आयन बनने के कारण इस थर्मोस्फेयर का नाम हम बोल देते हैं आयनोस्फेयर, आयन मंडल, ठीक है। बच्चों, इसी आयन मंडल के अंदर रेडियो संचार उपग्रह, रेडियो संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं।
ठीक है। और ये रेडियो संचार उपग्रह क्या करते हैं, ये जितनी भी हमारी रेडियो तरंगे हैं ना, उनको वापस भेजने का काम करते हैं, जिसके कारण हमें सिग्नल प्राप्त हो पाता है। ठीक है। हम एक दूसरे से, मेरे दोस्त, फोन से जो है लगातार बात कर लेते हैं। इतनी दूर बैठे हुए लोग अपने एक दूसरे के भाव बच्चों फोन के माध्यम से पता लगा लेते हैं। हम टीवी देखते हैं बच्चों, रिमोट से हम अपनी मनमर्जी का चैनल बदल लेते हैं। तो ये सारे के सारे अपने लिए जो काम करता है वो कौन करता है, वो सैटेलाइट करता है। और ये सैटेलाइट कहाँ बच्चों स्थापित होते हैं, थर्मोस्फेयर के अंदर। कहाँ, थर्मोस्फेयर के अंदर। जब भी बारिश आती है, बारिश आने के दौरान आप देखोगे कि बिजली जो है वो आपकी कड़कड़ाती है। बिजली कड़कड़ाती है, उसका शोर मेरे दोस्त आप लोगों के जो कान के पर्दे हैं उनको फाड़ने का काम कर देता है। ठीक है, इतना तेज शोर आता है जब भी बिजली गिरती है या बिजली कड़कड़ाती है। तो बच्चों ये जो बिजली कड़कड़ाती है ना, ये आपके कौन से मंडल के अंदर, आप बोलेंगे आयनोस्फेयर के अंदर। तो विद्युत और चुंबकीय जो घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी थर्मोस्फेयर यानी कि आयनोस्फेयर वाले भाग में ही होती हैं। ठीक है। लास्ट हमारा भाग है वायुमंडल का वायुमंडल। इसके बाद मेरे दोस्त पृथ्वी का वायुमंडल खत्म हो जाता है। वायुमंडल की जो रेंज होगी वो क्या होगी, 640 से लेके 10,000 किलोमीटर तक। बच्चों ये वायुमंडल जो होगा इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका मतलब यहां पर कौन सी गैसें सबसे ज्यादा आपको मिलेंगी, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों की दोनों हल्की गैसें हैं, तो हल्की चीज क्या मिलेगी, सबसे ऊपर मिलेगी। तो हाइड्रोजन और हीलियम हल्की गैस हैं, तो ये सबसे ज्यादा आपको पृथ्वी की इन 500 परतों में से कहां पर मिलेंगी, सर ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा मिलेंगी, सबसे ज्यादा मिलेंगी। यहां तक बताइएगा भाई एक बार सारे के सारे बच्चे। तो ये अपना टॉपिक हुआ कंप्लीट। इसी तरीके से मेरे दोस्त हम जो है 3 या 4 दिन में अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे। ठीक है। तो जितना भी अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस पेंडिंग है वो कवर कर लेंगे। एक बार सारे के सारे बच्चे थम्स अप कीजिएगा। बहुत बढ़िया बच्चों। ये सारा का सारा जो है ना, ये मेरे ही हाथों से लिखा गया कंटेंट है। ठीक है ना। कहीं आप सोचो कि सर पीपीटी वगैरह लेके आए हैं, तो पीपीटी नहीं बच्चों, अपना जो समय है ना अभी 3-4 दिन में हम इसको अच्छे से कर लेते हैं कंप्लीट, फिर आप रिवीजन कर लीजिएगा। और यूट्यूब के ऊपर मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। 2 क्लास के अंदर आपकी पूरी की पूरी ज्योग्राफी की रिवीजन करा दूंगा। जिस बच्चे ने अभी तक ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा है उसके लिए भी फायदेमंद, और जो बच्चा मेरे साथ साथ रिवाइज कर रहा है तो उसके लिए तो और प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अगला जो हमारा अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है ना उसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बच्चों पृथ्वी की गहराई में आज तक कोई भी उतर के ये नहीं देख पाया कि पृथ्वी की जो आकृति है, पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। लेकिन हमें पृथ्वी के सरफेस भाग के ऊपर जो भी घटनाएं घटित होने के बाद दिखाई देता है बच्चों, उन सारी की सारी घटनाओं की स्टडी करते हुए हमने एक आइडिया लगाया
कि भाई पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ना वो कैसी है, सल्कीय है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है बच्चों, सल्कीय है। सल्कीय को बोलते हैं इंग्लिश में स्केली, या हम ये भी बोल सकते हैं प्याज के छिलकों की तरह। जैसे बच्चों प्याज के छिलके हम उतारते हैं ना, प्याज के छिलकों की तरह, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मेरे दोस्त हम जैसे जैसे हम प्याज के छिलके उतारते हैं, ठीक ऐसे ही हमारी गहराई में जाते हुए अर्थ को आप देख पाओगे। मान के चलेगा बेटा ये सरफेस भाग है, ये धरातल है जिसके ऊपर कोई चीज टिकी होती है। पृथ्वी के ऊपर हम कहाँ ठहरे हुए हैं, सरफेस पे ही ठहरे हुए हैं। बेटा हम सरफेस से जब चलेंगे, यहाँ ये क्या है, ये सेंटर है, केंद्र है, ये केंद्र है। और मेरे दोस्त यदि एक सर्कल है तो ये सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी। और आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी की जो रेडियस है वो कितनी है, तो आप बोलते हैं 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होगी, 6371 किलोमीटर। बच्चों जब भी हम सरफेस से चलेंगे गहराई में, तो गहराई में चलते हुए अपने को आना है 34 किलोमीटर तक। सरफेस से जब हम 34 किलोमीटर वाले गहराई में आएंगे, तो बच्चों इस भाग को बोलते हैं करस्ट, यानी हिंदी में बोलते हैं भूपरपट्टी। क्या बोलते हैं, भूपरपट्टी, करस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, 34 किलोमीटर से आगे आप आओगे 2900 किलोमीटर तक, तो इस भाग को हम बोलते हैं मेंटल। हिंदी में बोलते हैं आवरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, आवरण बोलते हैं। ठीक है, और 2900 से लेके बच्चों 6371 तक, इसको हम बोलते हैं कोर, और हिंदी में बोलते हैं करोड़। क्या बोलते हैं, करोड़। ठीक है ना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अच्छे तरीके से हम समझेंगे तो इसको हम तीन भागों में बांट लेते हैं। बच्चों सरफेस से हम गहराई में चलेंगे तो सबसे पहले भाग आएगा करस्ट, करस्ट के बाद आएगा मेंटल, और मेंटल के बाद बच्चों हम पहुंच जाएंगे कोर यानी कि करोड़ तक। ठीक है ना। और जब भी हम गहराई में चलेंगे तो हमारी पृथ्वी आपको लेयर के अंदर डिवाइड हुई नजर आएगी, परतों में बटी हुई नजर आएगी। और कोई भी चीज जिसकी लेयर बनती हो, लेयर उतरती हो, परत उतरती हो, ऐसी संरचना को हम सल्कीय बोलते हैं, स्केली बोलते हैं। जैसे हमारे प्याज के छिलके हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना, जैसे हमारे प्याज के छिलके हैं। ठीक है ना। बच्चों हम बात करेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सबसे अच्छे से जो समझा जाता है वो किससे, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो सबसे सटीक जानकारी अपने को मिलती है, वो कौन सा सोर्स है, वो कौन सा स्रोत है जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को काफी हद तक बच्चों अच्छे से समझ पाए हैं। तो वैसे तो बहुत सारे सोर्स हैं जिससे हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को समझने की कोशिश की, लेकिन सबसे अच्छे से जिसने मेरे दोस्त अपने को समझाया वो है अर्थक्वेक वेव, यानी कि भूकंपीय तरंगे। कौन सी तरंगे बच्चों, भूकंपीय तरंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगे। ठीक है, अब हम तीनों के तीनों भाग को डिस्कस करते हैं, करस्ट, मेंटल और कोर को डिस्कस करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम करस्ट को पढ़ेंगे। करस्ट में जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं सिर्फ इतने ही याद रखने हैं, इसके अलावा कोई याद नहीं रखना। ठीक है बच्चों, करस्ट जो है, जब भी हम सरफेस से चलेंगे गहराई में सेंटर की तरफ,
तो ये सबसे ऊपरी परत होगी, अपर लेयर ऑफ अर्थ इसे हम बोल देंगे। ठीक है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि क्रस्ट जो है ना वो मैक्सिमम सॉलिड स्टेट में नजर आएगी, आपको ठोसीय अवस्था में ही नजर आएगी। तो बच्चों ठोसीय अवस्था में आपको क्रस्ट नजर आएगी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी का ये 0.5% जो भाग है वो घेरे हुए है। बच्चों यदि हम टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ की बात करें, पृथ्वी के कुल आयतन की बात करें, तो ये पृथ्वी के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है बच्चों? 0.5। क्योंकि हम यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं? गहराई में। ठीक है ना। और बच्चों इस तरीके से जब हम गहराई में जाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। और ये पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का, कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग? 0.5% भाग घेरे हुए हैं। हम बात करेंगे कि इसका औसत घनत्व कितना है। बेटा इसका औसत घनत्व है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे कम औसत घनत्व है तीनों भागों में से किसका? क्रस्ट का। क्योंकि घनत्व कम किसका होगा? जो सॉलिड स्टेट में होगा। मेरे दोस्त लिक्विड स्टेट में जो भाग होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा, सॉलिड स्टेट में जो भाग होगा उसका घनत्व कम होगा। और ये सॉलिड स्टेट में है क्रस्ट, इसलिए इसका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होती है, तो मेरे दोस्त वो क्या होगा? आपका कम होगा। अब देखिएगा जब भी हम सरफेस भाग के ऊपर देखते हैं तो सरफेस भाग के ऊपर या तो आपको पानी नजर आएगा या मेरे दोस्त आपको जमीन नजर आएगी। जमीन के ऊपर आपको पर्वत नजर आएंगे, और पर्वत जो होते हैं वो किसी भी जमीन के ऊपर सबसे ऊंचा भाग होता है। तो बच्चों जब हम पर्वत से देखेंगे तो क्रस्ट की मोटाई आपको क्या नजर आएगी? पर्वतों के नीचे ज्यादा। तो क्रस्ट का जो विस्तार होगा बच्चों वो पर्वतों से ज्यादा होगा। महासागर ऑलरेडी गहरे होते हैं और अपने को गहराई में ही जाना है, तो बच्चों क्रस्ट की मोटाई महासागरों के नीचे क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना। क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? गहराई में। महासागर ऑलरेडी गहरे होते हैं तो क्रस्ट मेरे दोस्त महासागरों से जल्दी कवर होगी। और जमीनी भाग के ऊपर पर्वत ऊंचे होते हैं तो माउंट एवरेस्ट से यदि हम चलेंगे गहराई में तो अपने को ज्यादा चलना पड़ेगा। ज्यादा चलना पड़ेगा तो क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों के नीचे, पर्वतों के नीचे ज्यादा होती है। किसकी कंपैरिजन में? महासागरों की क्रस्ट के कंपैरिजन में। ठीक है ना। बिल्कुल भाई, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं खुद ये ऐसे लिख के लेके आया हूं कि आप लोगों की मेहनत मैं कर लूं और आपको मेरी ही राइटिंग में लिखा हुआ कंटेंट मिल जाए। ठीक है ना। तो आप लोगों की ये भी डिमांड रहती है कि सर पीपीटी वगैरह नहीं, बल्कि आपकी ही राइटिंग हमें मिलनी चाहिए। तो ऐसा फॉर्मेट मेरे हिसाब से फिर सही है, टाइम भी बचेगा और सारी की सारी चीजें आपको लिखी लिखी मिल जाएंगी, सेम टू सेम डिट्टो। बच्चों हम बात करेंगे कि ये जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट, इस क्रस्ट वाले भाग में, इस क्रस्ट वाले भाग में बच्चों एक क्षेत्र है, एक भाग है जहां पर क्या है? सियाल। बच्चों सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होने के चलते क्रस्ट के इस भाग को हम क्या बोल देते हैं? सियाल बोल देते हैं। ये सियाल शब्द सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के स्टार्टिंग के दो दो अक्षरों को उठा के बनाया गया है। SI का मतलब सिलिकॉन है, AL का मतलब एल्यूमिनियम है, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा सियाल। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सियाल जो है ये कौन सी परत में पाया जाता है? आप बोलेंगे क्रस्ट में। सियाल का मतलब क्या है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। ठीक है बच्चों, जब भी हम गहराई में जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। वायुमंडल में जब जा रहे थे ऊपर तो टेम्परेचर हो रहा था कम। 165 मीटर ऊंचाई पे जाते हुए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा था। यहां पर चलेंगे गहराई में, सेंटर की तरफ। तो बच्चों जब भी हम गहराई में चलेंगे तो 32 मीटर गहराई में जाने पर बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो प्रति 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। बच्चों जो हम क्रस्ट पढ़ रहे हैं इसको हम दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन से हैं सर? एक को बोल देंगे अपर क्रस्ट, एक को बोल देंगे लोअर क्रस्ट। ठीक है ना। सर ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट कौन सी है? जैसे बेटा ये क्रस्ट है, अब इस क्रस्ट को यदि मैं दो भागों में बांट दूं ऐसे,
ठीक है। तो ये वाली अपर क्रस्ट हो जाएगी, ये वाली लोअर क्रस्ट हो जाएगी। तो क्रस्ट को दो भागों में बांट देंगे, ऐसे ही मेंटल को भी दो भागों में बांट देंगे, ऐसे ही कोर को भी दो भागों में बांट देंगे। तो ये जो तीन परत है इनको टोटल 6 भागों में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। बच्चों हम बात करेंगे तो क्रस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। देखिएगा, वायुमंडल में आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आप बोलोगे नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आप बोलोगे हाइड्रोजन। पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आप बोलेंगे लोहा, आयरन। लेकिन पृथ्वी के क्रस्ट यानी भूपर्पटी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। बच्चों क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। तो कौन सा तत्व पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन। और परसेंटेज याद रख लोगे तो मजा आ जाएगा, 46.8%, 46.8%। ठीक है ना। हेलो सर, जवाब दीजिएगा। हाँ बेटा, क्या जवाब मांग रहे हो तुम, क्वेश्चन तो पूछो, या पहले बिना क्वेश्चन पूछे ही जवाब दे दूं। है है भाई, एक नई खोज कर दें, बिना क्वेश्चन ही जवाब देना शुरू कर दें। तो तुम क्वेश्चन तो पूछो यार, या नई खोज कर दें ऐसी, धरती के ऊपर एक और नई खोज। साइंटिस्ट होगा मैं, ठीक है बच्चों, संदीप सिवाच, कि भाई बिना क्वेश्चन किए ही जवाब दे देता है बंदा। भाई साहब जवाब तो तब दूंगा ना तब कुछ क्वेश्चन करोगे। आगे आ जाओ। तो ऑक्सीजन मेरे दोस्त याद रखना है सबसे ज्यादा क्रस्ट के अंदर। ऑक्सीजन के बाद आपको ध्यान रखना है सिलिकॉन, ठीक है ना। सिलिकॉन, सिलिकॉन की जो परसेंटेज है बेटा वो कितनी है, 27.73%, 27.73%। एल्यूमिनियम जो है बेटा 8.13%। ठीक है, उसके बाद लोहा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। ये बिल्कुल मैंने मात्रा के अकॉर्डिंग बताए हैं, आपको याद रखना है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एल्यूमिनियम। लेकिन ये किसका जिक्र हो रहा है, क्रस्ट का। और क्रस्ट का मतलब बच्चों कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर, ठीक है। 34 किलोमीटर की गहराई तक सबसे ज्यादा आपको ऑक्सीजन ही नजर आएगी। चलेगा बच्चों, अगला जो भाग है ना वो हमारा मेंटल है। मेंटल, बच्चों मेंटल को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक होगा अपर मेंटल, एक होगा लोअर मेंटल। इसको बोल देंगे ऊपरी आवरण, इसको बोल देंगे निचला आवरण। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि भाई जो आवरण है ना इसका जो विस्तार है, इसकी जो रेंज है वो कितने किलोमीटर तक, तो बेटा आप बोलेंगे 34 से लेके 2900 किलोमीटर तक। तो 34 से लेके 2900 किलोमीटर तक आपको मेंटल पार्ट नजर आएगा गहराई के अंदर। बच्चों ये सॉलिड स्टेट में नहीं बल्कि गाढ़ापन अवस्था में है। गाढ़ापन अवस्था कैसी होती है, जैसे बनाना शेक, ठीक है ना। बनाना शेक बच्चों लिक्विड नहीं होता बल्कि गाढ़ापन अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में, गाढ़ापन अवस्था में, ठीक है। तो ये वाला भाग आपका गाढ़ापन अवस्था में है। बच्चों ये जो मेंटल है ना, इसी मेंटल के अंदर मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। मैग्मा चैम्बर का मतलब, चैम्बर का मतलब क्षेत्र होता है, यानी कि वो क्षेत्र जहां पर मैग्मा भरा हो उसको हम बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। और मैग्मा शब्द किससे बना है, मेटल से। और बच्चों मेटल्स क्या होंगी, मेल्ट होंगी। तो मेटल्स मेल्ट होंगी किसके कारण, हाई टेम्परेचर के कारण। तो इस भाग के अंदर हाई टेम्परेचर होने के चलते बच्चों जो मेटल्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगी। और मेटल्स के मेल्ट होने को ही मैग्मा बोलते हैं। यही मैग्मा बाहर आकर जब धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा उसे लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। तो बच्चों मैग्मा चैम्बर आपके मेंटल वाले भाग में ही भरे होते हैं। बच्चों पृथ्वी का जो टोटल वॉल्यूम है उसका सबसे ज्यादा भाग मेंटल ही घेरे हुए है, और इसकी परसेंटेज है 83। तो पृथ्वी के कुल आयतन का 83%, 83% जो भाग है वो घेरे हुए। बिल्कुल भाई, कल भी क्लास लूंगा मैं आपकी, संडे के दिन भी क्लास लूंगा, ठीक है। औसत घनत्व जो रहेगा वो 3.5 से लेके 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
बच्चों एस्थेनोस्फेयर दुर्बलता मंडल का ये क्या है, भाग है। दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फेयर का ही पार्ट है आपका मेंटल। बच्चों सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा क्रस्ट में, और ये है सीमा। सीमा का मतलब है बेटा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा मेंटल वाले भाग में, ठीक है। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा कहाँ, मेंटल वाले भाग के अंदर। अब बात करेंगे लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है बच्चों करोड, जिसको बोलते हैं कोर। इसको हिंदी में केंद्रीय भाग भी बोलते हैं। इसको भी क्रस्ट और मेंटल की तरह दो दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होगी अपर कोर, एक होगी लोअर कोर। बच्चों ये पृथ्वी का सबसे निचला भाग है, सबसे लास्ट भाग है जब हम सेंटर की तरफ जाते हैं। इसका जो विस्तार है बेटा वो भी हम पढ़ चुके कि इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक, 6371 किलोमीटर तक, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा कोर वाला भाग है ये लिक्विड स्टेट के अंदर है। तरलीय अवस्था में मेरे दोस्त आपको ये भाग देखने को मिलेगा, ठीक है। बच्चों ये तरलीय अवस्था में क्यों है, क्योंकि जी भूकंपीय तरंगे जो 3 प्रकार की होती है ना, उनमें मेरे दोस्त जो दूसरा टाइप होगा भूकंपीय तरंगों का उसको हम सेकेंडरी वेव बोल देंगे, द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगे जो होती है ना, इन द्वितीयक तरंगों का एक गुण होता है। वो गुण क्या होता है, ये कभी भी लिक्विड स्टेट से नहीं गुजरती हैं। जब भी बच्चों भूकंपीय तरंगों की स्टडी की गई तो देखा गया कि भूकंपीय तरंगे जो हैं वो मेंटल के निचले भाग से ही मुड़ के वापिस आ रही होती हैं। वो मेंटल के निचले भाग से आगे जा ही नहीं रही होती। और मेंटल के निचले भाग से आगे कौन सा भाग शुरू होगा, कोर भाग। और जब वो कोर भाग में नहीं जा रही हैं तो पक्का है कि वो कोर भाग लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि जो द्वितीयक तरंगे होती हैं, सेकेंडरी वेव जो होती हैं बच्चों, वो कभी भी लिक्विड स्टेट से नहीं गुजरती हैं। ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है, इनका एक गुण है, ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे तो ये जो आपका केंद्रीय भाग है ना, ये पृथ्वी के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है, 16.5। सबसे ज्यादा कौन घेरे हुए है पृथ्वी के आयतन का भाग, बच्चों मेंटल 83%। सबसे कम कौन, करस्ट 0.5%। और शेष 16.5% भाग बच्चों कोर, ठीक है। हम बात करेंगे यदि ये लिक्विड स्टेट में है तो सीधी सी बात है इसका औसत घनत्व भी क्या होगा बच्चों, दोनों भागों से ज्यादा होगा। करस्ट और मेंटल से बच्चों डेंसिटी जो होगी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है। और इसकी जो डेंसिटी है वो है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम डिनोट करेंगे, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों हमने सियाल पढ़ा था करस्ट वाले भाग में, सीमा पढ़ा हमने मेंटल वाले भाग में। तो अब हम बात करेंगे यहाँ नीफे की। नीफे है मेरे दोस्त, नीफे का मतलब Ni का मतलब निकल, Fe का मतलब फेरस यानी लोहा। तो निकल और लोहा बच्चों इस केंद्रीय भाग में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टार लगा रहा हूं, कि अति चुंबकीय पदार्थ निकल पृथ्वी के कौन से भाग में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आप बोलेंगे अति चुंबकीय पदार्थ निकल पृथ्वी के मेरे दोस्त इसी भाग में सबसे ज्यादा जो है पाया जाता है। बेटा स्टैटिक जीके की क्लास है। बिल्कुल भाई प्रदीप, मैं आप लोगों को एस वेव की फुल फॉर्म होती है बेटा सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंगे, ठीक है ना। प्राइमरी के बाद उत्पन्न होने वाली वेव को हम सेकेंडरी बोलते हैं। जब हम स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं तो प्राइमरी स्कूल होता है, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, जो हम सबसे पहले जाते हैं। सेकेंडरी का मतलब है द्वितीयक, प्राइमरी के बाद उत्पन्न होने वाली जो तरंगे होंगी वो सेकेंडरी वेव होंगी। अभी जितने भी मेरे साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले जुड़े हुए हैं उनको बस एक ही मैं सलाह दूंगा कि अपने आप को मेरे दोस्त इतना मजबूत इन दिनों में बनाइएगा, नेगेटिविटी से दूर रहिएगा। सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या चल रहा है उन चीज़ों से आप दूर रहिएगा। जो आप लोगों ने एफर्ट लगाया है, जो आप लोगों ने मेहनत की है, जो आपके पास कंटेंट है, उसके ऊपर बच्चों आप पूर्ण रूप से विश्वास कीजिएगा। और बचे हुए जो दिन हैं उनमें आप डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लेके आएंगे,
क्वेश्चंस के बारे में भी मेरे दोस्त पता चलेगा, किस लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लिए भी हम पहले ही तैयार रहेंगे। तो मॉक टेस्ट के ऊपर अब आप जो है वो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। नहीं नहीं, अभी हम करेंगे बेटा, क्लास एंड नहीं कर रहे, अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक बार फटाफट थम्स अप कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलेगा, इसके बाद हम नेक्स्ट मेरे दोस्त बात करते हैं कि हमने जो 6 भाग पढ़े हैं, ठीक है ना, हमने क्या पढ़े, 6 भाग पढ़े। हमने कितनी परतें पढ़ी, 3 परतें। ये 3 परतें कौन सी पढ़ी बच्चों, जिसमें हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर, और क्रस्ट मेंटल कोर को हमने दो दो भागों में बांटा। तो टोटल कितने भाग हो जाते हैं, 6। यानी कि क्रस्ट को हमने 2 भागों में, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, मेंटल को फिर 2 भागों में, अपर मेंटल लोअर मेंटल, फिर कोर को 2 भागों में, अपर कोर लोअर कोर। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे तो ये जो 6 भाग हमने बनाए, इन 6 भागों के बीच क्या पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी, असंबंधता पाई जाती है। शब्द का मतलब समझिएगा, ठीक है। असंबंधता, असंबंधता का मतलब है एक का दूसरे के साथ संबंध नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, असंबंधता बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, मान के चलेगा बेटा कि ये रेड लाइन आगे जा रही है, ठीक है, लेकिन अचानक ये रेड लाइन मेरे दोस्त क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये खत्म क्यों हो जाती है, क्योंकि बीच में एक ब्लैक लाइन आ जाती है, और ब्लैक लाइन से आगे बच्चों ये फिर ब्लू लाइन बन जाती है। तो जब ये रेड लाइन आगे जा रही थी तो ये और भी आगे चली जाती यदि ये बीच में ब्लैक लाइन ना आती। तो ये ब्लैक लाइन इस और इस लाइन के लिए क्या बन जाती है, असंबंधता बन जाती है, डिसकंटिन्यूटी बन जाती है। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब हम असंबंधता पढ़ेंगे, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि कोई भी चीज कंटिन्यू आगे बढ़ रही थी, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा आया कि वो कंटिन्यू नहीं हो पाई, और बच्चों वो बीच में जो चीज आई है वो क्या कहलाएगी, डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी, असंबंधता कहलाएगी। ठीक है बच्चों, इन 6 भागों के बीच में जो 5 डिसकंटिन्यूटी हैं, ये 5 अलग अलग साइंटिस्टों ने बताने का काम किया। और बच्चों ये 5 डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, ठीक है, देखिएगा, ये हमारा सरफेस भाग है, ये हमारा सरफेस भाग है, और ये हमारा अर्थ का सेंटर है। और अर्थ का सेंटर है तो ये रेडियस होगी, रेडियस कितनी है, 6371, 6371 किलोमीटर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा बेटा, जब हम क्रस्ट को पढ़ रहे थे तो यहां से लेके यहां 34 किलोमीटर तक क्रस्ट है, लेकिन क्रस्ट को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, एक अपर क्रस्ट एक लोअर क्रस्ट। अब जब हमने क्रस्ट को 2 भागों में तोड़ा है तो बीच में बच्चों कोई ना कोई क्या आई, डिसकंटिन्यूटी आई। यदि ये डिसकंटिन्यूटी ना आती तो ये पूरा का पूरा भाग आपका क्रस्ट ही कहलाता, ना तो हमने अपर पढ़ना था ना हमने लोअर पढ़ना था। तो जब इस क्रस्ट को 2 भागों में हमने डिवाइड किया तो बीच में क्या आई, एक डिसकंटिन्यूटी आई, और इस डिसकंटिन्यूटी का नाम है बच्चों कोनराड डिसकंटिन्यूटी, यानी कि कोनराड असंबंधता, कोनराड असंबंधता। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कोनराड असंबंधता कौन से भागों के बीच है, तो आप क्या बोलोगे, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है कोनराड असंबंधता। अब इसका नाम कोनराड क्यों, क्योंकि कोनराड साइंटिस्ट का नाम है जिसने बच्चों दोनों भागों के बीच में ये डिसकंटिन्यूटी बताने का काम किया। ठीक है, हाँ, एक सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है विपिन जांगड़ा ने कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा, तो 3 दिन या चौथे दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो यानी कि एक आज का दिन, मंगलवार को बजरंगबली के दिन कर देंगे, बजरंगबली के दिन मेरे दोस्त कर देंगे काम। ठीक है, तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है बच्चों, कोनराड असंबंधता के बाद आ जाती है मोहविसिक। मोहविसिक बच्चों, मोहविसिक नाम की जो डिस्कंटिन्यूटी है किसके बीच होगी, एक तो ये जो निचला क्रस्ट है, और फिर जो आपका ऊपरी मेंटल वाला भाग शुरू होगा। तो निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच कौन सी डिस्कंटिन्यूटी है, मोहविसिक। बच्चों मोहविसिक के बाद आ जाती है रेपेटी, रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी। रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी किसके बीच आएगी, ऊपरी मेंटल और
निचला मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का जो भाग होगा बच्चों, ये रेपेटी नाम के साइंटिस्ट ने बताया, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, निचला मेंटल के बाद आपका कोर वाला भाग स्टार्ट होगा, लेकिन वो कोर का कौन सा भाग होगा? अपर कोर होगा, ऊपरी कोर होगा। तो लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच जो डिस्कंटिन्यूटी है उसका नाम है गुटेनबर्ग। क्या है बच्चों? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। क्या है? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि लोअर मेंटल, अब मेंटल यदि लोअर है तो इसके आगे का भाग तो कोर आएगा, केंद्रीय भाग आएगा, करोड आएगा, लेकिन वो कोर का कौन सा भाग होगा? अपर कोर होगा। तो बच्चों निचला मेंटल और ऊपरी कोर के बीच ये डिस्कंटिन्यूटी बताने का काम किया जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम है गुटेनबर्ग। इसलिए बच्चों हमने नाम रख दिया गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग असंबंधता। ठीक है बेटा, हम बात करेंगे उसके बाद जो ऊपरी कोर है उसके ठीक आगे बच्चों लास्ट भाग आ जाता है निचला कोर। ठीक है ना, ऊपरी कोर और निचला कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी होगी उसको हम बोलते हैं लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, लेहमैन असंबंधता, लेहमैन असंबंधता। अब देखिएगा 5 डिस्कंटिन्यूटी हैं। जब भी हम सरफेस से आएंगे सेंटर तक, आपको ये पांचों की पांचों डिस्कंटिन्यूटी सीक्वेंस में याद रख लेनी है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो याद रखना है, क्या मारे गुट ले। तो याद रखना है बेटा, क्या मारे गुट ले। ठीक है, तो कैसे क्या बनेगी? कोनराड। बच्चों मैं से क्या बनेगी? मोहविसिक। रै से क्या बनेगी? रेपेटी। गुट से क्या बनेगी? गुटेनबर्ग। और ले से क्या बनेगी? लेहमैन असंबंधता। हो जाएंगे सारे के सारे। एक बार सारे के सारे खाकी वर्दी के जितने भी दीवाने हैं बता दीजिएगा, और ये अपना टॉपिक होता है बेटा कंप्लीट। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, फिर वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। 2 टॉपिक और कंप्लीट करेंगे आज, तो 4 टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाएंगे आज फिर। थैंक यू भाई जितेंद्र कुमार, विपिन जांगड़ा, थैंक यू मेरे दोस्त रोहित, हरिंदर, जग्गू जाट, रोहित, पूजा, सुखविंदर, हरिंदर, ईशा तोमर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको डेट आने के बाद सर्दी लगना स्टार्ट हो गई? ऐसे कितने बच्चे हैं? उनको दवाई देंगे फिर सर्दी की? बहुत बढ़िया। और देखिएगा भाई, मेरे हिसाब से जो बच्चे बोलते थे ना जब हम पढ़ाते थे पहले कि सर मेरे को नींद आ रही है, मेरे को नींद आ रही है, मेरे हिसाब से उसको नींद आनी बंद हो गई होगी, है ना? हाँ, जब भी डेट आती है तो हल्का सा अपने को ये लगता है कि यार अभी मेरे बहुत सारे चैप्टर बाकी हैं, अभी मेरे को बहुत पढ़ना था, अभी तो मेरी प्रैक्टिस करनी बाकी है। तो मेरे दोस्त ये आप अकेले के साथ थोड़ी है, जितने भी पेपर देने जाएंगे सभी के साथ। और जब सभी के साथ ऐसा है तो वही बच्चा जीतेगा जो उनमें से क्या होगा? मजबूत होगा, मजबूत दिल वाला होगा, जिसने जितना पढ़ा है उसकी अच्छे से रिवीजन की होगी। ठीक है ना? जब सभी को बराबर समय मिलता है तो बच्चों हड़बड़ाहट में नहीं आना, बल्कि आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिखाना है। अपने ऊपर क्या दिखाना है? विश्वास दिखाना है। ठीक है, तो ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा भी बोल सकते हैं कि भाई बहुत सारे बच्चे तो जो है ना वो डर के मारे ही कंपटीशन से निकल जाएंगे, भाई मेरे से नहीं होगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, अब मेरा क्या होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चों ओवर थिंकिंग हम करेंगे। तो इन दिनों में आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना, जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि यार 15 दिन और मिल जाते हमें। तो मेरे दोस्त कैसे मिल जाते?
ये तो मिलेंगे नहीं, तो ये तो ओवर थिंकिंग हुई। तो ओवर थिंकिंग से जितना आप बचोगे, ठीक है, और जितना आपने पढ़ा हुआ है उसकी अच्छे से रिवीजन करोगे, बचे हुए दिन में आप एक एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दोगे, बिना हड़बड़ाहट के आत्मविश्वास के साथ यदि आप पढ़ोगे, तो बच्चों लाखों की भीड़ में जहां सभी को इक्वल टाइम मिला है वहां आप लोग जीत जाओगे, आप बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे बच्चों। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, नाम है इसका वोल्केनो, ज्वालामुखी। नाम से ही पता चल गया होगा कि इसके अंदर आग है। टॉपिक के अंदर क्या है बेटा, आग है। ज्वाला का मतलब आग होता है, मुख का मतलब मुंह होता है, और मुंह का मतलब यहाँ पृथ्वी के सरफेस भाग के ऊपर बनने वाला एक छिद्र है। और बच्चों इसी छिद्र से जो मटेरियल बाहर आता है उस मटेरियल के अंदर आपके धूलकण हैं, बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारा बच्चों आपका मैग्मा है, जलवाष्प है। तो ये सारा का सारा मटेरियल सरफेस भाग के ऊपर बनने वाले इस छिद्र से बाहर आता है। इसी छिद्र को हम क्या बोलते हैं, मुंह बोलते हैं बच्चों, माउथ बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है ज्वालामुखी। क्या है, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी कैसे फटता है मेरे दोस्त, हम बात करेंगे तो ये नीचे वाला जो भाग है एस्थेनोस्फेयर वाला भाग, या इसको हमने मेंटल के रूप में पढ़ा, क्योंकि मेंटल के अंदर ही मैंने आपको बताया कि मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। तो यहां पर जो मैग्मा भरा हुआ है ना बच्चों, हाई टेम्परेचर के कारण इस मैग्मा में कॉन्वेक्शनल करंट उत्पन्न हो जाती हैं, संवहनीय धाराएं। और कॉन्वेक्शनल करंट उत्पन्न होने के चलते मैग्मा यहां तेजी से घूमना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों ये मैग्मा जब तेजी से घूमता है तो इस मैग्मा के ऊपर जो भी चट्टानें होंगी बच्चों, उन चट्टानों को हम प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेट। तो ज्योग्राफी के अंदर एक शब्द आप लोग सुनोगे, प्लेट। वो वाली प्लेट उससे टकराई, वो वाली प्लेट उससे टकराई, तो ये प्लेट क्या होती है, ये प्लेट कुछ नहीं होती, ये प्लेट होती है चट्टान। और ये चट्टान मैग्मा के ऊपर टिकी होती हैं, और ये चट्टान ग्रेनाइट और बेसाल्ट की होती हैं। तो मेरे दोस्त जो भी आपकी महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट, वो मजबूत होती हैं, ग्रेनाइट की बनी होती हैं। आपने अपने घर की रसोई के अंदर जो पत्थर लगवा रखा होगा वो ग्रेनाइट लगवा रखा होगा, आपने अपनी सीढ़ियों के अंदर जो पत्थर लगवा रखा होगा वो ग्रेनाइट लगा रखा होगा। तो ग्रेनाइट मजबूत पत्थर होता है, तो ये ग्रेनाइट ही तो प्लेट है मेरे दोस्त। आपने अपने घरों के अंदर प्लेट ही तो लगवा रखी है। ठीक है, तो ये प्लेट जो है ना ये चट्टान है, और ये चट्टान किसके ऊपर टिकी हुई है, मैग्मा के ऊपर। तो मैग्मा के ऊपर टिकी हुई चट्टानों को ही हम प्लेट बोलते हैं, जो मेरे दोस्त आपकी ग्रेनाइट और बेसाल्ट की बनी होती हैं। ओशियानिक महासागरों के नीचे जो प्लेट हैं वो बेसाल्ट चट्टानों की, और महाद्वीपों के नीचे बच्चों जो प्लेट हैं वो ग्रेनाइट चट्टानों की बनी होती हैं। ठीक है बच्चों, जब मैग्मा तेजी से घूम रहा है यहाँ, तो मैग्मा के ऊपर ये चट्टानें भी मेरे दोस्त तेजी से घूमना स्टार्ट कर देंगी, ये प्लेटें तेजी से घूमना स्टार्ट कर देंगी। जब ये तेजी से घूमना स्टार्ट कर देंगी तो ये वाली प्लेट बेटा इससे टकराएगी, ये वाली 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 इससे, और ये वाली वापिस इससे टकराएगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसी शेप में है, जियोड शेप में है ना, जियोड शेप में है। तो ये वाली प्लेट इससे टकराएगी। जब प्लेटें आपस में टकराएंगी तो इन प्लेटों में क्रैक आ जाएंगे। क्रैक, क्रैक का मतलब दरारें आ जाएंगी। और बच्चों इन्हीं दरारों से जो ये मैग्मा है प्रेशर के कारण क्या आएगा, ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा इन क्रैक से होता हुआ, और तेजी से मेरे दोस्त ये ऊपर आते हुए अपने पृथ्वी के सरफेस भाग को उड़ा देगा, अपने पृथ्वी के सरफेस भाग का ढक्कन खोल देगा बच्चों। ठीक है, एक यहाँ छिद्र बन जाएगा, और ये मैग्मा जो क्रैक से आ रहा है बाहर बच्चों, जब सरफेस भाग का ढक्कन खोल देगा एक छिद्र बन जाएगा। इसी छिद्र से फिर बड़ी मात्रा में जलवाष्प, धूलकण, चट्टानी टुकड़े, राख और मैग्मा लगातार बाहर निकलता रहता है। और इसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, चलेगा। बच्चों ये जो छिद्र होता है ना, छिद्र,
इसको हम क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर। तो सबसे पहले आपसे पूछ ले कि माउथ ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी का मुंह क्या कहलाता है? आप बोलेंगे इसे क्रेटर बोलते हैं। बेटा ये क्रेटर धीरे धीरे जब चौड़ा होता जाएगा, इस करेक्टर का जो मुंह है वो चौड़ा होता जाएगा, तो बच्चों ये करेक्टर का जो बड़ा रूप है वो क्या कहलाता है? काल्डेरा। क्या कहलाता है? काल्डेरा। तो आपको याद रखना है कि करेक्टर वर्ड, काल्डेरा वर्ड कौन से टॉपिक के हैं? वोल्केनो के। करेक्टर का मतलब क्या होगा? माउथ ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी का मुंह। और ज्वालामुखी का मुंह धीरे धीरे फैलता जाएगा। जब करेक्टर बच्चों बड़ा रूप ले लेगा तो करेक्टर का बड़ा रूप क्या कहलाएगा? काल्डेरा। और बच्चों इन काल्डेरा के अंदर पानी के जमा होने से पृथ्वी के ऊपर किसका निर्माण हुआ है? महासागरों का। तो आपसे कोई पूछ ले कि महासागरों का निर्माण किससे हुआ, तो आपको बोलना है महासागरों का निर्माण हुआ है काल्डेरा से। किससे हुआ है बेटा? काल्डेरा से हुआ है। ठीक है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है ना कि भाई क्रेटर झील, क्रेटर झीलों का निर्माण। अब क्रेटर शब्द हमने पढ़ा है वोल्केनो में, तो क्रेटर झीलों का निर्माण किससे होगा? बच्चों वोल्केनो से होगा। ठीक है। वो सारी की सारी वोल्केनिक लेक्स होंगी, वो सारी की सारी ज्वालामुखी से बनने वाली झील होंगी। उन झीलों का जो पानी है वो भी गर्म होगा, क्योंकि ज्वालामुखी के अंदर तो ऑलरेडी आग है मेरे दोस्त। ठीक है। आग है तो गर्म है। और मेरे दोस्त जिन भी झीलों का पानी गर्म आपका रहता है वो सारी की सारी झीलें आपकी क्रेटर लेक होती हैं, वोल्केनिक लेक होती हैं। ठीक है। जब भी बच्चों हम बात करें वोल्केनो के डेफिनेशन की, तो आपको बोलना है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर बनने वाला वो छिद्र, वो होल, जिससे बच्चों जलवाष्प, गैसें, धूलकण, राखकण, मैग्मा बाहर आते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ज्वालामुखी। बच्चों हम बात करें तो ज्वालामुखी प्रोसेस में सबसे ज्यादा बाहर क्या आते हैं? वाटर वेपर, जलवाष्प। 60 से 90% मेरे दोस्त ज्वालामुखी क्रिया में जलवाष्प ही बाहर आते हैं। ठीक है। सबसे कम क्या बाहर आता है? सबसे कम बाहर आता है सर मैग्मा। सबसे कम क्या बाहर आता है बेटा? मैग्मा बाहर आता है। ठीक है। सबसे कम क्या बाहर आता है? मैग्मा। बच्चों ज्वालामुखी फटने जरूरी हैं? बिल्कुल जरूरी हैं। यदि ज्वालामुखी ना फटे तो हमारी पृथ्वी ब्लास्ट कर जाएगी। हमारी पृथ्वी बच्चों जो है वो उड़ जाएगी, लोगों का पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए। तो ज्वालामुखी निरंतर धरती के ऊपर फटने चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो अनावश्यक टेम्परेचर है, जिसकी अपने को जरूरत नहीं होती, वो अनावश्यक टेम्परेचर किसके कारण बाहर आता है बेटा? वो बाहर आता है ज्वालामुखी फटने के साथ। जैसे प्रेशर कुकर से बच्चों जो सीटी उठती है, प्रेशर कुकर की ऊपर वाली जो सीटी उठ के अनावश्यक प्रेशर बाहर आता है। यदि प्रेशर कुकर की सीटी आप खराब कर दोगे तो प्रेशर कुकर क्या बन जाएगा? बम बन जाएगा। और प्रेशर कुकर बच्चों रसोई में ब्लास्ट कर जाएगा। तो जितनी भी लड़कियां क्लास देख रही हैं, आपको घर के अंदर रखे हुए प्रेशर कुकर की सीटी को जरूर संभालना है, क्योंकि यदि प्रेशर कुकर की सीटी खराब हुई और आपने लगातार उसको गैस के ऊपर चढ़ाए रखा, तो वो अनावश्यक प्रेशर जो है वो प्रेशर कुकर को प्रेशर बम में बदल देगा और प्रेशर कुकर ब्लास्ट कर जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चों हमारी पृथ्वी प्रेशर कुकर की तरह बिहेव करती है। जैसे घर में रसोई में रखा हुआ प्रेशर कुकर, ऐसे ही बच्चों अपनी अर्थ, ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर है, ऐसे ही बच्चों अर्थ की गहराई में जब चलेंगे तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर है। प्रेशर भी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। तो बच्चों हमारी पृथ्वी के लिए जो सीटी का काम करता है ना, वो ज्वालामुखी करता है। क्या करता है? ज्वालामुखी। यदि मेरे दोस्त पृथ्वी की ये सीटी जो है बंद हो जाए, ये ज्वालामुखी फटने बंद हो जाए, तो हमारी पृथ्वी भी क्या कर जाएगी? ब्लास्ट कर जाएगी। तो हमारी पृथ्वी को ब्लास्ट होने से बचाना है तो बच्चों ज्वालामुखी फटने ही फटने पड़ेंगे धरती के ऊपर। याद रखोगे? समझ में आ गई बात? लड़कियों तुम भी समझ लेना। ठीक है। सीटी को संभाल के रखना। चलेगा। हम बात करते हैं बेटा कि सबसे कम बाहर आता है मैग्मा, सबसे ज्यादा आपका जलवाष्प। ठीक है। बच्चों जब ज्वालामुखी आपका लास्ट स्टेज पे होता है, तो ज्वालामुखी की जो अंतिम अवस्था होती है उसको हम फ्यूमारोल बोलते हैं, धुआंरे बोलते हैं। तो ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? धुआंरे। क्या कहलाती है? धुआंरे कहलाती है। ठीक है ना। बच्चों हम बात करेंगे, जिस भी धुआंरे के अंदर गंधक होगा, सल्फर होगा, जिस भी धुआंरे के अंदर गंधक होगा, मतलब ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था में जब गंधक निकलेगा
तो बच्चों उसको हम बोलते हैं सोल्फ तारा, सोल्फ स्टार बोल देते हैं उसे, क्या बोल देते हैं, सोल्फ तारा बोल देते हैं। बच्चों 10,000 द्वारों की घाटी किसे कहा जाता है, ये पेपर में पूछा जाता है। और 10,000 द्वारों की घाटी कहा जाता है यूएसए के अलास्का को। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मेरे दोस्त है ये अलास्का, तो इसको 10,000 द्वारों की घाटी के नाम से जाना जाता है। बच्चों जब भी मैग्मा बाहर आता है प्रेशर से, तो बीच रास्ते में बहुत सारे चट्टानी टुकड़े आते हैं। उन चट्टानी टुकड़ों को भी धकेलता हुआ बच्चों मैग्मा जब बाहर आता है, तो ये छिद्र बनने के साथ ही ये चट्टानी टुकड़े हवा में उछलते हुए नजर आते हैं। मेरे दोस्त, धूल और राख से बने इन चट्टानी टुकड़ों को जब तुम हवा में उछलता हुआ देखोगे, तो इनको कहा जाता है टफ। क्या कहा जाता है, टफ कहा जाता है। तो ये जो टफ शब्द है ना बच्चों, ये ज्वालामुखी जो आपका चैप्टर है उसका शब्द है। और ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बच्चों करेक्टर से जब हवा में उछलते हुए धूल और राख के चट्टानी टुकड़े आप देखोगे, तो इनको हम बोलते हैं टफ। क्या बोलते हैं, टफ। बच्चों फिर आपको मटर के दाने के जैसे चट्टानी टुकड़े नजर आएंगे। घर में जो हम मटर खाते हैं छील के, तो बच्चों मटर के दाने के जैसे टुकड़े हवा में उछलते हुए नजर आते हैं। इन टुकड़ों को हम लैपिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैपिली। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे कि मटर के दाने के जैसे टुकड़े क्या कहलाते हैं, लैपिली कहलाते हैं। धूल और राख के टुकड़े जो करेक्टर से हवा में उछलते हुए नजर आते हैं ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, वो क्या कहलाते हैं, वो टफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टफ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे तो जो बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं उनको हम ब्रेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेसिया। तो इन चट्टानी टुकड़ों को 3 नामों से याद रखना है, टफ, लैपिली, ब्रेसिया। बड़े से ब्रेसिया, बड़े चट्टानी टुकड़े ब्रेसिया, मटर के दाने के टुकड़े बच्चों लैपिली। ठीक है, और धूल और राख के चट्टानी टुकड़े टफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, टफ कहलाते हैं। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करेंगे वोल्केनो की। वोल्केनो कितने टाइप के होते हैं बेटा, 3 टाइप के। ठीक है ना। आदमी भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। 3 टाइप के कैसे होते हैं आदमी, एक तो आदमी होता है जिंदा जिंदा आदमी। ठीक है ना, बिल्कुल बच्चों अपनी तरह, बिल्कुल जिंदा आदमी। ठीक है ना, अपनी तरह। बच्चों एक आदमी जो मर चुका है उसको हम बोलेंगे डेड। और एक होता है जिंदा और मरे के बीच में अधमरा। अधमरा भी होता है ना बच्चों, आपने सुना होगा कि उस आदमी को अधमरा कर दिया, तो बच्चों वो अधमरा होता है, डोरमेंट। तो ज्वालामुखी 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो प्रसुप्त ज्वालामुखी, डेड वोल्केनो मृत या शांत ज्वालामुखी। बच्चों ऐसे समझ सकते हो कि सक्रिय का मतलब एक्टिव, जिंदा आदमी, ये जिंदा आदमी होता है। ये मृत मतलब मरा आदमी होता है। और ये होता है अधमरा। अधमरे का मतलब है कि एक बार तो लगेगा मर चुका, लेकिन यदि उसका इलाज अच्छे से हो जाए ना, तो वो दोबारा से बच्चों अपने बीच बैठा हुआ नजर आएगा। तो यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी है कि कभी भी वो वापस आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों उसको हम अधमरा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अधमरा। अब देखिएगा एक्टिव वोल्केनो जो है ना, वो अपने इंडिया में इनकी संख्या, इंडिया में क्या, सॉरी, पूरी धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बच्चों एक्टिव वोल्केनो की जो संख्या है वो लगभग 500 के आसपास है। 500 के आसपास है। यदि आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ अर्थ, तो बेटा आपको बोलना है इक्वाडोर। इक्वाडोर का कौन सा, कोटोपैक्सी। इक्वाडोर जो है बच्चों ये साउथ अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है इक्वाडोर। और साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में कोटोपैक्सी नाम का ज्वालामुखी ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यदि आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी, हाईएस्ट डेड वोल्केनो ऑफ अर्थ, तो बेटा वो है एकांकगुआ। एकांकगुआ जो है ना, ये एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और एंडीज पर्वतमाला भी बच्चों कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है ना। तो एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकगुआ। और इस चोटी का निर्माण ज्वालामुखी से ही हुआ है। और अब यहां दोबारा ज्वालामुखी फटने की कोई संभावना नहीं। ऐसे ज्वालामुखी को हम डेड वोल्केनो बोल देते हैं।
बच्चों स्क्रिय ज्वालामुखी के कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखने बड़े जरूरी हैं। बच्चों याद रखना है मोना लोआ ज्वालामुखी। मोना लोआ नाम का जो ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप के ऊपर है, और हवाई द्वीप बच्चों किसका पार्ट है? यूएसए का। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बताओ सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ अर्थ। और बच्चों पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मोना लोआ। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप के ऊपर यूएसए का पार्ट है। उसके बाद है बच्चों सेकंड किलायू। किलायू नाम का ज्वालामुखी ये भी हवाई द्वीप पर है, मैक्सिको देश मेरे दोस्त, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, ठीक है। तो किलायू नाम का जो ज्वालामुखी आपका एक्टिव वोल्केनो है यूएसए के मैक्सिको के हवाई द्वीप पर स्थित है। बच्चों ये पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा बार फटने वाला ज्वालामुखी है, और बताया जाता है कि अब तक ये 40 से भी ज्यादा बार फट चुका है। तो सबसे ज्यादा पृथ्वी के ऊपर फटने वाला ज्वालामुखी कौन सा होगा? किलायू नाम का ज्वालामुखी होगा, ठीक है। अगला ज्वालामुखी है बेटा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली नाम का ज्वालामुखी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा ये कौन से द्वीप के ऊपर है। द्वीप का नाम जरूर याद रखिएगा, लिपारी द्वीप। कौन सा द्वीप? लिपारी। कौन से देश का है बच्चों? इटली देश का। इटली देश कौन से महाद्वीप का है? यूरोप महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी क्या है? रोम। रोम कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे, ठीक है। बच्चों स्ट्रोम्बोली नाम का जो ज्वालामुखी है ये भूमध्य सागर के अंदर फटता है, और जब भी फटता है प्रकाश आता है बच्चों, इसीलिए इसे लाइट पोल ऑफ मेडिटेरियन सी बोलते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, लाइट पोल ऑफ मेडिटेरियन सी। आप बोलेंगे स्ट्रोम्बोली वोल्केनो, लिपारी द्वीप के ऊपर लोकेटेड है, इटली देश का यह द्वीप है। नेक्स्ट आपको याद रखना है माउंट इरेबस। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर एक ही एक्टिव वोल्केनो है बच्चों। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टार लगा लीजिएगा, ये आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। माउंट इरेबस, माउंट इरेबस जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर इकलौता एक्टिव वोल्केनो है। इसके अलावा कोई सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगला है बेटा एटना। एटना नाम का जो ज्वालामुखी है ये सिसिली आइलैंड के ऊपर, सिसिली द्वीप के ऊपर है, इटली के अंदर। ओजल डेल सालाडो, आपसे कोई पूछ ले कि ओजल डेल सालाडो कहाँ है, तो ओजल डेल सालाडो जो है बच्चों ये चिल्ली अर्जेंटीना। चिल्ली और अर्जेंटीना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बच्चों देश हैं, दोनों देशों के बॉर्डर के ऊपर ओजल डेल सालाडो नाम का एक्टिव वोल्केनो है, और ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित। यहां पर मैंने दो आपको कंडीशन बताई है, मैंने आपको यहां दो कंडीशन बताई है। एक कंडीशन तो मैंने आपको क्या बताई? एक कंडीशन तो ये बताई कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है। वो कौन सा है? कोटोपैक्सी। एक विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? ओजल डेल सालाडो। एक मैंने आप लोगों को बताया विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ, हवाई द्वीप यूएसए, ठीक है ना, हवाई द्वीप यूएसए। एक सबसे ज्यादा बार फटने वाला ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू नाम का ज्वालामुखी, ठीक है। बच्चों ये आ जाता है बैरन। बैरन नाम का ज्वालामुखी अपने इंडिया का है, अंडमान निकोबार पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बेटा ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जिसका नाम है बैरन। इसके अलावा है बच्चों मेरापी और सुमेरु। मेरापी व सुमेरु नाम का ज्वालामुखी है। मेरापी नाम का ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया देश का सबसे बड़ा वोल्केनो है, ठीक है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा वोल्केनो है मेरापी। इंडिया का बैरन, इंडोनेशिया का मेरापी। इंडिया का बैरन, इंडोनेशिया का मेरापी, ठीक है ना। बताओ एक बार फटाफट। सर मैंने ज्योग्राफी उस मैडम से पढ़ी है, अब दोबारा पढ़ूं? बेटा अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैडम से पढ़ी है, बहुत अच्छी आप लोगों ने आप पढ़ी है, ठीक है ना। वहीं पर आप विश्वास कीजिएगा, उसी को पढ़िएगा।
अब देखिएगा, मेरे से भी आप पढ़ लोगे, मैडम से भी पढ़ लोगे, तो फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसलिए जो आपने पढ़ रखा है उसी को फॉलो कीजिएगा बचे हुए समय में। ठीक है नौसाद, आपको गलत गाइड नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि भाई नहीं यही पढ़ो। नहीं, जो आपने पढ़ा है एक बार उसके ऊपर आप पूरा का पूरा ट्रस्ट कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा। बहुत अच्छा मैडम ने कराया है। बच्चों हम बात करते हैं डोरमेंट वोल्केनो की, प्रसुप्त ज्वालामुखी की। ठीक है ना। प्रसुप्त ज्वालामुखी में ये चार नाम याद रखने हैं। एक तो विसुवियस, विसुवियस नाम का जो ज्वालामुखी है बच्चों, इटली देश का ज्वालामुखी है। कौन से देश का? इटली देश का। तो इटली देश का कौन सा ज्वालामुखी है? विसुवियस। और ये कैसा वोल्केनो है? डोरमेंट वोल्केनो है। बच्चों जापान के अंदर याद रखेंगे फ्यूजियामा। जापान के अंदर याद रखेंगे फ्यूजियामा। फ्यूजियामा नाम का जो ज्वालामुखी होगा ये जापान देश का डोरमेंट वोल्केनो होगा। डोरमेंट वोल्केनो का मतलब है बेटा कि एक बार तो ये फट चुका है, लेकिन भविष्य में दोबारा से इसके फटने की संभावना, पॉसिबिलिटी बच्चों व्यक्त की जा रही है। अपने इंडिया का डोरमेंट वोल्केनो है बच्चों नारकोंडम। नारकोंडम नाम का ज्वालामुखी अंडमान निकोबार पर स्थित है। ठीक है। बैरन एक्टिव वोल्केनो था, नारकोंडम बच्चों आपका डोरमेंट है। इंडोनेशिया के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है डोरमेंट वोल्केनो क्राकोटोआ। क्राकाटोआ बोल दो या क्राकोटोआ बोल दो। तो क्राकाटोआ जो है ये इंडोनेशिया का डोरमेंट वोल्केनो है। अब हम बात करेंगे डेड वोल्केनो की। डेड वोल्केनो में मेरे दोस्त ये 5 से 6 नाम आपको याद रखने हैं। डेड का मतलब है मरना, जो मर चुका है वो दोबारा आता नहीं है। तो जो ज्वालामुखी एक बार फट चुका है वो दोबारा कभी भी नहीं फटेगा। ऐसे वोल्केनो को हम डेड वोल्केनो बोलते हैं। बच्चों एकांकगुआ सबसे ऊंचा डेड वोल्केनो है, शांत ज्वालामुखी है। दक्षिण अमेरिका के अंदर हमने पढ़ा एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है। देवबंद, देवबंद नाम का मेरे दोस्त जो डेड वोल्केनो है वो कौन से देश में है? ईरान में। माउंट पोम्पा, माउंट पोम्पा जो है मेरे दोस्त ये कौन से देश का है? म्यांमार देश का है। तो याद रखिएगा माउंट पोम्पा नाम का जो वोल्केनो है ये म्यांमार देश का मेरे दोस्त ज्वालामुखी है। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कोह सुल्तान। कोह सुल्तान जो है बच्चों ये बलूचिस्तान के अंदर है। बलूचिस्तान किसका पार्ट है? पाकिस्तान का। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान से बच्चों स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट है। यहां पर कोह सुल्तान नाम का एक आपका शांत ज्वालामुखी है। माउंट एलब्रूज, माउंट एलब्रूज बच्चों यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है ना। तो ये आपका यूरोप महाद्वीप का शांत ज्वालामुखी है माउंट एलब्रूज। किलीमंजारो, किलीमंजारो बच्चों अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो किलीमंजारो जो है ये तंजानिया के अंदर, कहाँ है? तंजानिया के अंदर है। तो किलीमंजारो बोलेंगे तंजानिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइएगा ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। बच्चों हम बात करेंगे तो एक तो होता है वोल्केनो और एक होता है मड वोल्केनो। मड का मतलब कीचड़ होता है। जब बच्चों को करेक्टर से, यानी कि जो छिद्र होता है उस छिद्र से बच्चों मैग्मा बाहर ना आकर कीचड़ नुमा गाद निकलना स्टार्ट हो जाए ना, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो कीचड़ होता है ना, जो कीचड़ तो आपको पता ही होगा यार। तो जो कीचड़ होता है यदि मैग्मा की जगह वो कीचड़ निकलना शुरू हो जाए तो ऐसे वोल्केनो को हम मड वोल्केनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मड वोल्केनो। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा मड वोल्केनो, लार्जेस्ट मड वोल्केनो ऑफ वर्ल्ड, आप बोलेंगे लूसी। तो लूसी नाम का जो मड वोल्केनो है इंडोनेशिया के अंदर, ये विश्व का सबसे बड़ा मड वोल्केनो है जहां कीचड़ नुमा गाद लगातार निकलती है। बच्चों भारत के अंदर एक ऐसा द्वीप जहां पर आपको ये मड वोल्केनो देखने को मिलेगा बच्चों, वो है अंडमान निकोबार के ऊपर बारह टांग द्वीप। कौन सा द्वीप? बारह टांग। तो भारत के अंदर मड वोल्केनो बारह टांग आइलैंड के ऊपर, और विश्व के अंदर मड वोल्केनो इंडोनेशिया का लूसी, इंडोनेशिया का लूसी बच्चों। हिंदी में भी बेटा इसको मड ही बोलेंगे, गोविंद कुमार।
सर जी वो देश ऑस्ट्रेलिया है। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट आप लोगों ने बताया है। चलेगा बेटा। अब लास्ट हम चैप्टर करेंगे, ठीक है। अब हम लास्ट चैप्टर करेंगे और उसका नाम होगा अर्थक्वेक वेव, भूकंपीय तरंगे। उसके बाद 4 चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाएंगे और फिर 4 चैप्टर या 3 चैप्टर हम कल कर लेंगे और फिर 3-4 चैप्टर परसों कर लेंगे, ठीक है। तो 3 दिन में आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या 4 दिन में हो जाएगा। बच्चों बात करेंगे अर्थक्वेक की, भूकंप की। भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और कंप का मतलब होता है कांपना, ठीक है। जब बच्चों पृथ्वी कांपनी स्टार्ट हो जाती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। क्वैकिंग ऑफ अर्थ, पृथ्वी का कांपना ही क्या कहलाता है? अर्थक्वेक कहलाता है, भूकंप कहलाता है। बच्चों यदि हम भूकंप की स्टडी करें, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, वो आपका क्या कहलाएगा? सीस्मोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक क्या कहलाएगा? सीस्मोलॉजी। और सीस्मोलॉजी को हिंदी में बोल देते हैं भूकंप विज्ञान। क्या बोलते हैं? भूकंप विज्ञान, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो मैग्मा है, मैग्मा के ऊपर ये क्या है? प्लेट है। प्लेट क्या है? चट्टान है। चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। ग्रेनाइट जो चट्टान है वो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। बेसाल्ट जो चट्टान है वो आपकी ओशियानिक प्लेट है। बच्चों प्लेट के ठीक नीचे मैग्मा है, मैग्मा के ऊपर ही ये चट्टानी भाग जिनको हमने प्लेट बोला। मैग्मा जब तेजी से घूमना स्टार्ट करेगा तो ये प्लेटें भी घूमना स्टार्ट करेंगी। और मेरे दोस्त, मैग्मा सिर्फ घूमता नहीं है बल्कि घूमने के साथ साथ ऊपर की तरफ क्या लगाता है? प्रेशर भी लगाता है, दाब भी लगाता है, प्रेशर भी लगाता है। जब बच्चों ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा, जब ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा तो ये चट्टानों के ऊपर प्रेशर लगेगा, और ये चट्टाने ऊपर वाले भाग जो चट्टानी भाग ही होगा उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगी। तो बच्चों चट्टानों के ऊपर जब ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ये चट्टाने क्या हो जाएंगी? ब्रेक डाउन हो जाएंगी, चट्टाने टूट जाएंगी। तो बच्चों मैग्मा के द्वारा प्लेटों के ऊपर प्रेशर लगाए जाने के चलते ये प्लेटें ऊपर वाले भाग के ऊपर जब चट्टानों पर दाब डालती हैं, प्रेशर लगाती हैं, चट्टानें टूट जाती हैं, ठीक है। तो मैग्मा जो है बच्चों, इस मैग्मा ने प्लेटों के ऊपर प्रेशर लगाया, प्लेटों ने ऊपर वाली चट्टानों के ऊपर प्रेशर लगाया तो चट्टानें टूट जाती हैं, चट्टानें ब्रेक डाउन हो जाएंगी। और चट्टानें जब टूट जाएंगी तो चट्टानों के अंदर एक एनर्जी भरी होती है। चट्टानों में कौन सी एनर्जी भरी होती है? इलास्टिक एनर्जी भरी होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? प्रत्यास्थ। तो चट्टानों के अंदर भरी हुई ये इलास्टिक एनर्जी चट्टानों के टूटते ही बच्चों क्या हो जाती है? स्वतंत्र हो जाती है। और यही इलास्टिक एनर्जी स्वतंत्र होके बच्चों तरंगों में चलना स्टार्ट हो जाती है। और इन्हीं तरंगों को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक वेव बोलते हैं, भूकंपीय तरंगे बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात?
बच्चों भूकंपीय तरंगे क्या है? एनर्जी है। वो एनर्जी कौन सी है? जो चट्टानों में भरी हुई थी। वो चट्टानें कौन सी हैं बच्चों? जो प्लेटों के ऊपर है। और इन चट्टानों के टूटने से ये एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, स्वतंत्र होगी। और ये एनर्जी ही बच्चों वेव के रूप में, तरंगों के रूप में बच्चों चलना स्टार्ट हो जाती है। और इस एनर्जी का वेव के रूप में चलना ही आपका अर्थक्वेक वेव कहलाता है, भूकंपीय तरंगे कहलाता है। ठीक है, ठीक है भाई। सर जी चाय पानी पी लो भाई। चाय पानी नहीं, अब तो रसगुल्ले ही खाएंगे जब तुम जॉब लगोगे, ठीक है। और जॉब लगने के बाद दर्शन दे जाना बच्चों, कहीं तुम दर्शन ही ना दो। बच्चों ये तरंगे जो होती हैं ये तीन टाइप की होती हैं। एक को बोलेंगे पी वेव। पी का पूर्ण रूप, इसकी फुल फॉर्म होगी प्राइमरी। एस से बनेगा बच्चों सेकेंडरी। और ये होती हैं आपकी सरफेस वेव। सरफेस वेव। तो ये आपकी तीन तरीके की तरंगे होती हैं। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी वेव की। प्राइमरी वेव में सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि नाम ही इसका प्राइमरी है। तो मेरे दोस्त ये सबसे पहले उत्पन्न होने वाली तरंगे होती हैं। ठीक है, सबसे पहले उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं, इनको हम अनुदैर्घ्य तरंगे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे भी बोलते हैं। बच्चों ये सबसे तेज गति से चलने वाली तरंगे होती हैं और इनकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो कौन सी भूकंपीय तरंगों की गति सबसे ज्यादा होती है? प्राइमरी वेव की गति सबसे ज्यादा होती है। खास बात यह होती है बेटा कि ये तीनों के तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। सॉलिड, गैस और लिक्विड, तीनों की तीनों स्टेट से बच्चों प्राइमरी वेव जो है गुजर सकती हैं। प्राइमरी वेव जो है गुजर सकती हैं बच्चों, इस तरीके से ये चलती हैं। ठीक है, मान के चलेगा पृथ्वी की गहराई में जहां से ये तरंगे सबसे पहले उत्पन्न होंगी, भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के गहराई वाले भाग में जहां सबसे पहले उत्पन्न होती है उस जगह को हम फोकस बोलते हैं। हिंदी में भूकंप मूल बोलते हैं। आपसे पूछ ले कि क्या होता है भूकंप मूल, आप बोलेंगे जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो पृथ्वी के गहराई में जहां से भूकंप की उत्पत्ति होगी बच्चों, उस जगह को हम फोकस बोलते हैं, भूकंप मूल बोलते हैं। बच्चों यहां से भूकंपीय तरंगे सबसे पहले कहां पहुंचेंगी? जो अक्षेत्र सबसे नजदीक होगा। और पृथ्वी के सरफेस भाग के ऊपर जहां सबसे पहले ये तरंगे पहुंचती हैं बच्चों, उस भाग को हम बोलते हैं एपी सेंटर, अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। तो दो शब्द याद रखने हैं, एक तो फोकस, एक एपी सेंटर। एपी सेंटर क्या होगा? जहां ये भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचेंगी उसको अधिकेंद्र बोलेंगे। जहां पर ये भूकंपीय तरंगे सबसे पहले उत्पन्न होंगी उसे हम भूकंप मूल बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये तीनों के तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। तो 103 डिग्री से लेके 142 डिग्री ये वाला जो भाग है, और यहां 103 डिग्री से लेके ये वाला जो 142 डिग्री है, दोनों साइड का ये भाग बच्चों, ये भाग जो होता है ना, इस भाग के ऊपर इन तरंगों का कोई भी असर नहीं होता। जिस भाग के ऊपर किसी भी तरंग का कोई भी असर नहीं होगा उसे हम शेडो जोन बोलते हैं, छाया क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाया क्षेत्र। शेडो जोन का मतलब है एक ऐसा जोन जिसके ऊपर इन तरंगों का कोई भी प्रभाव नहीं है, उस क्षेत्र को हम शेडो जोन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा बेटा कि प्राइमरी वेव का शेडो जोन कितने डिग्री से कितने डिग्री पाया जाता है? आप बोलेंगे 103 डिग्री से लेके 142 डिग्री। तो 103 डिग्री से लेके 142 डिग्री के बीच का जो भाग होगा उसे हम क्या बोलेंगे? शेडो जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेडो जोन बोलेंगे। ठीक है, बच्चों जो दूसरी तरंगे होंगी वो होंगी आपकी सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंगे। तो प्राइमरी तरंगों के बाद जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो सेकेंडरी वेव होती हैं। ठीक है, इनको हम अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो प्राइमरी वेव से आधी होती है। इनकी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, सेकेंडरी वेव की 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। बच्चों
केंद्रीय भाग से ये नहीं गुजरती हैं। तो मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कि पृथ्वी का जो सेंटर वाला क्षेत्र है वो लिक्विड स्टेट में है, और लिक्विड स्टेट में है तो सीधी सी बात है वहां से ये सेकेंडरी वेव नहीं गुजरेंगी। जब बच्चों ये सेकेंडरी वेव नहीं गुजरेंगी तो इनका जो शेडो जोन है ना वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। तो आपसे पूछ ले कि कौन सी तरंगों का छाया क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है, तो बच्चों सबसे बड़ा शेडो जोन, लार्जेस्ट शेडो जोन सेकेंडरी वेव का होगा। तीसरी वेव आ जाती है एल वेव, सरफेस वेव इनको बोलते हैं। बेटा सतह के ऊपर चलती हैं इसलिए इसको बोलते हैं धरातलीय तरंगे, सतही तरंगे, सरफेस वेव। और इनकी खोज की थी एच डी लव ने। एच डी लव ने इनकी खोज की इसलिए इनका नाम रख दिया जाता है एल वेव, एच डी लव। एच डी लव नाम का कोई साइंटिस्ट है जिसने इन तरंगों के बारे में बताया कि ये पृथ्वी के सरफेस भाग के ऊपर ही चलती हैं। पृथ्वी के सरफेस भाग के ऊपर चलने वाली तरंगे एल वेव होंगी, सरफेस वेव होंगी। बच्चों ये हमारे लिए सबसे विनाशकारी हैं। अपने घरों को नुकसान, जो भी भूकंप आएगा उस भूकंप से जो नुकसान होगा, तो मेरे दोस्त कौन सी तरंगे हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं सरफेस के ऊपर, वो एल वेव, ठीक है ना। तो एल का मतलब लव, और लव सबसे विनाशकारी होता है बेटा, है ना। तो लव जिसने भी किया है लव वो जानता है कितना खतरनाक है, ठीक है। तो भाई साहब इस महकमे में मत पड़ना तुम, बड़ा विनाशकारी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप पता लगा लीजिएगा कि एल वेव बड़ी विनाशकारी होती हैं। हालांकि इनकी स्पीड जो है वो सबसे कम है लेकिन ये सरफेस पे चलती हैं, तो इसलिए हम सरफेस पे रहते हैं तो हमारे लिए खतरनाक कौन होंगी मेरे दोस्त, एल वेव होंगी। खोज किसने की है, एच डी लव ने की है, ठीक है। बच्चों ये जो भूकंपीय तरंगे आती हैं इनकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो किस पे मापते हैं, वो हम रिक्टर पैमाने पे मापते हैं। कौन से पैमाने पे, रिक्टर। और रिक्टर पैमाना जो है इसकी खोज कब हुई थी बेटा, 1935 के अंदर, 1935 के अंदर इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी। रिक्टर पैमाने के ऊपर कितने अंक होते हैं, 0 से लेके 9 तक अंक होते हैं, 0 से लेके 9 तक अंक होते हैं। और रिक्टर पैमाने के ऊपर बच्चों भूकंपीय तरंगों से निकलने वाली ऊर्जा के आधार पे उन तरंगों की इंटेंसिटी को मापा जाता है। तो जब भी भूकंपीय तरंगों से एनर्जी निकलती है उस एनर्जी की ये स्टडी करता है पैमाना, और तब बताता है कि ये इतने इंटेंसिटी का भूकंप आया था। बच्चों 1935 से हमने अच्छे तरीके से भूकंप की इंटेंसिटी को पता लगाया है। इससे पहले बच्चों जिस पैमाने का हम यूज किया करते थे वो पैमाना कौन सा था, मर्केली पैमाना था, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, 4 टॉपिक आज अपने कंप्लीट हो जाते हैं। पूरा का पूरा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आपको अब लिखने में बच्चों अपनी जो एनर्जी है वो नहीं लगानी, बल्कि रिवीजन में आपको एनर्जी लगानी है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको ये जो कंटेंट है, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो रिवाइज करना है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय, और 3-4 टॉपिक को कल हम कवर कर लेंगे।